वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है, गुड मॉर्निंग में यार आवाज ही नहीं है, थके पड़े हो क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक लग रहा है, सुबह से पढ़ रहे हैं, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, शुरुआत करेंगे ऑडिटिंग के साथ। देखो बेटा, ऑडिटिंग सबसे पहले ऑडिटिंग के सिलेबस की बात करें, नहीं ये गलत होगा। सिलेबस पे जाने से पहले फाउंडेशन में कभी नहीं सुना था वर्ड ऑडिट, नहीं सुना था। मेरा सवाल आप लोगों से, हम लोग बोलते हैं ऑडिट, व्हेन आई यूज अ वर्ड ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट, बिल्कुल ठीक बोला, किसी चीज को चेक करना। इसमें आगे एक वर्ड बोला था अकाउंट्स को चेक करना। हाँ, मेरा सवाल, ऑडिट का बिल्कुल सिंपल भाषा में मतलब होता है किसी चीज को चेक करना। एग्री? बच्चे, चेक क्यों किया जाता है? ताकि जो हम चेक क्यों करते हैं, मेरा क्वेश्चन अगला। हाँ जी, अच्छा, आप अकाउंट्स में कोई एरर होगा तो हम चेक करके बता देंगे, आप ये कह रहे हैं, है ना? मेरा सवाल, मैं आपसे बोलता हूं 1 मिनट इन दो वर्ड्स को छोड़ दो, 1 मिनट छोड़ दो, मुझे बताओ ऑडिट का मतलब चेक करना होता है। एग्री? ऑडिट सिर्फ अकाउंट्स का होगा तो हम उसे बोलेंगे फाइनेंशियल ऑडिट, जिसमें अकाउंट्स में देखा जाएगा कोई एरर्स तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। एग्री? अच्छा, अकाउंट्स के अलावा मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज दिस इन्वायरमेंटल ऑडिट? इन्वायरमेंटल ऑडिट फैक्ट्रीज का होता है। इन्वायरमेंटल ऑडिट, जो फैक्ट्रीज पोल्यूशन एमिट कर रही हैं उनको गवर्नमेंट कहती है इन्वायरमेंटल ऑडिट करवाओ इनका। क्या मतलब इस बात का? कि चेक करवाओ कि ये इन्वायरमेंट को कितना गंदा कर रही है। अच्छा, आप में से किसी ने सुना हो साइबर ऑडिट? अब साइबर ऑडिट क्या होगा? आपको तो शायद पता होगा कि बैंक में आज सारा काम ऑनलाइन हो गया है। अब बैंकों के ऑनलाइन सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कोई उन्हें हैक तो नहीं कर रहा? मेरी भाषा समझ आ रही है आपको? बैंकों के वो सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आज आपने देखा होगा लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आरटीजीएस सुना होगा, एनईएफटी सुना होगा, हाँ, आईएमपीएस सुना होगा, यूपीआई वर्ड जो आप बोलते हैं, दीज आर ऑल ऑनलाइन गेटवेज, पेमेंट गेटवेज हैं, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट्स है। बच्चे, लोगों के अकाउंट भी ऑनलाइन खुल रहे हैं। एग्री? सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन यानी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होंगे जिसपे वर्क हो रहा है। कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है? इसके लिए कौन से ऑडिट होते हैं? साइबर ऑडिट। आप अभी इंटर में लॉ पढ़ के आए हो, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक कंपनी है, नाम है रिलायंस। रिलायंस ने अभी स्टॉक ऑप्शन किया, चलो स्टॉक ऑप्शन भी छोड़ो, मान लो बायबैक किया। बायबैक हमने लॉ में पढ़ा था, बायबैक की बड़ी सारी कंडीशंस होती है। 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए, फुल्ली पेड अप कैपिटल होना चाहिए। क्या रिलायंस ने बायबैक करते समय इन सारी कंडीशंस का ध्यान रखा था? इसके लिए होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, जिसमें यह देखा जाता है कि क्या आपने सही से लॉ फॉलो किया या नहीं किया। बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनका सिविल ऑडिट करवाया जाता है कि उनका स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है। तो ऑडिट तो किसी भी चीज का हो सकता है ना? लेकिन हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारा फोकस किस पे होता है बताओ? फाइनेंशियल ऑडिट पे। अच्छा, अभी कौन सी क्लास थी सुबह? टैक्स की, है ना? मेरा सवाल, एक टैक्स ऑडिट भी होता है, वो इसके जैसा होता है, फाइनेंशियल जैसा होता है। अब आपने जीएसटी, टैक्स में मतलब एक इनकम टैक्स ऑडिट होता है, एक जीएसटी ऑडिट होता है, क्योंकि दोनों आपने पढ़े हैं, दोनों अलग अलग है। अब जीएसटी में क्या कंपनी ने आईटीसी ठीक से क्लेम किया या नहीं किया, बिल्स ठीक से बने या नहीं बने, इसके लिए जीएसटी ऑडिट होगा। इनकम टैक्स ऑडिट का मतलब क्या, कंपनी ने टैक्स के जो खर्चे चार्ज किए वो सेक्शन सारे टैक्स के फॉलो किए या नहीं किए, ये टैक्स ऑडिट होगा। अब ये आप शुरुआत यहां से हुई थी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट ऑडिट है वो फाइनेंशियल ऑडिट है और टैक्स ऑडिट।
अच्छा अपन ने तो वो भी पढ़ी है ना, ग्रुप 2 कॉस्टिंग भी सुना होगा, बट कॉस्टिंग तो कॉस्ट ऑडिट भी होता है। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? कॉस्टिंग पढ़ी है अभी या नहीं पढ़ी? पढ़ी है। तो कॉस्ट के मेथड्स होते हैं, कॉस्टिंग के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाओ, लेबर कॉस्टिंग पढ़ाओ, ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़ाओ। कॉस्ट के अपने कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स है, क्या वो कॉस्ट में फॉलो हुए या नहीं हुए, उसके लिए कॉस्ट ऑडिट होता है, जो जनरली सीएम में करते हैं, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं एज अ, व्हाट इज सीएमए? अच्छा अच्छा ठीक है, वो लोग करते हैं। ये वाला जो होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, ये सीएस करती है। और ये जो है फाइनेंशियल ऑडिट, ये कौन करते हैं? सीए करते हैं। टैक्स ऑडिट भी कौन करते हैं? सीए। और टैक्स ऑडिट तो सीए में भी कर लेते हैं। मेरा सवाल, हम इंटरमीडिएट में सारा फोकस किस पे रखते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट पे। क्लियर है? सीए फाइनल में जब हम पहुंचते हैं तो टैक्स दोबारा बढ़ाया जाता है। अभी जो पेपर है 100 नंबर का, 50 का डायरेक्ट, 50 का इनडायरेक्ट, सीए फाइनल में जाके 100 नंबर का डायरेक्ट हो जाएगा, 100 नंबर का इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट का मानना यह है कि बच्चों को टैक्स दोबारा पढ़ाएंगे सीए फाइनल में, उस सीए फाइनल में जाके फिर आपको टैक्स ऑडिट सिखाया जाएगा। अभी इंस्टीट्यूट ने मना किया, बोला बच्चों का सिर्फ फोकस किस पे रखना है हम लोगों ने? फाइनेंशियल ऑडिट पे। फाइनेंशियल ऑडिट नाम पे ही, नाम से ही समझ आ रहा है, फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल फिगर्स का ऑडिट करना। जो अकाउंट्स की क्लास में आपने फाइनेंशियल फिगर्स पढ़ी हैं, उन फिगर्स का ऑडिट करना। क्या अमाउंट ठीक है सारे? क्या ठीक से बुक्स में डिस्क्लोज किए हैं? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस ठीक से फॉलो किए या नहीं करे? क्या कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बैलेंस शीट और पीएनएल बना है या नहीं बना? ये है फाइनेंशियल ऑडिट। सारा फोकस फाइनेंशियल फिगर्स पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल इज फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी इन इंडिया? माइक रेडी रखना भैया, किसी को भी दे दो माइक अपनी मर्जी से। माइक रेडी है? किसी को भी दे दो, डरना नहीं है यार, डरना नहीं। हम पंजाबी लोग तुम्हें लगता है डरा के काम करते हैं? हाँ सर। इस फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी बेटा? सर कंपनी के लिए तो है, कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है। कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है। सेक्शन नंबर, चैप्टर नाम बता दो, सेक्शन भी छोड़ो, चैप्टर बता दो। चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर, 141 क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, 142 अपना रेम्युनरेशन, 143 पावर ड्यूटी, 144 नॉट टू डू सर्टेन सर्विसेज। नाम से तो किसी सेक्शन में नहीं लग रहा कि कहीं लिखा होगा, ये तो ऑडिटर का चैप्टर है। अब इससे पिछले चैप्टर पे आओ, चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। जब अपन अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ते हैं ना, तो 128 पढ़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 पढ़ते हैं फाइनेंशियल। उसमें आप उस सेक्शन को जब आप पढ़ो तो वहां एक लैंग्वेज में क्लियरली मिलता है कि हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी और बना के एजीएम में प्रेजेंट करेगी, ताकि शेयर होल्डर्स उसको क्या करें? अडॉप्ट करें, ओआर पास करके। ये पढ़िए लॉ की भाषा। अब शेयर होल्डर्स को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई जाएंगी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है कौन सी होनी चाहिए? ऑडिटेड। ले लो माइक, ले लो भैया। थैंक यू बच्चे। हाँ जी, तो कंपनीज एक्ट, इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बात बोली, कंपनीज के लिए अपना फाइनेंशियल ऑडिट कराना जरूरी है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, कंपनीज के लिए कंपलसरी। बच्चे माइक देना, आगे देना, इस बच्ची को माइक देना आगे। चलो आप ले लो। हाँ बेटा, व्हाट अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स? पढ़ा था फाउंडेशन लेवल पे। फर्म्स को भी ऑडिट कराना जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट 1934। सर कंपलसरी तो नहीं है। कंपलसरी तो नहीं है। कंपलसरी नहीं है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर्स? मैंडेटरी नहीं है। नहीं है। अच्छा, और कोई बताना यार बिजनेस। एलएलपी? नहीं है सर, मैंडेटरी। वो कह रहे हैं एलएलपी के लिए मैंडेटरी है। यस सर, एलएलपी के लिए है। कंपनी और उसका मिक्सचर है तो एलएलपी को कराना जरूरी है। लॉजिक तो ठीक दे रहा है, कंपनी और एलएलपी का फर्म का मिक्सचर है तो एलएलपी के लिए ऑडिट कराना जरूरी होगा। और कोई बचा? और कोई बिजनेस फॉर्म? एचयूएफ, एओपी वगैरह। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज? नहीं, मतलब लिमिट होती है उसके बाद करवाना पड़ता है, वैसा नहीं। एक आवाज आई, लिमिट तो होती है उसके बाद करवाना पड़ता है। किसी को लिमिट पता है?
44 सेक्शन नंबर 44A इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन कौन था? 44AD है। AD तो बुक्स का है ना। हाँ, वो लिमिट्स की बात उसने करी ना। लिमिट्स की बात तो टैक्स में है। हाँ कंपनी लॉ में तो कोई लिमिट की बात ही नहीं है। नहीं है लिमिट वाला टॉपिक जो आपने उठाया वो इससे रिलेटेड है, टैक्स ऑडिट। एचयूएफ के लिए मैं अभी टैक्स ऑडिट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कौन से ऑडिट की बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल फिगर्स का ऑडिट, अमाउंट्स का ऑडिट। क्या एचयूएफ के लिए कंपलसरी? नहीं। मैंने जवाब लिखा नो। इसके लिए भी नो, इसके लिए भी नो, इनके लिए यस। इस पे थोड़ी कंडीशंस है। आप एलएलपी एक्ट पढ़ते हैं, अभी इंटर में आपने पढ़ी होगी, कुछ रूल्स है, कुछ क्राइटेरिया है, वो फॉलो करोगे तो कराना है, नहीं तो नहीं कराना। और कोई नाम बताना। सेक्शन 8 कंपनी तो कंपनी हो गई ना। सेक्शन 8 कंपनी तो कंपनी होगी, उसका तो ऑडिट मैंडेटरी है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, वो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हमारे टॉपिक से बिल्कुल बाहर है। ले लो माइक, कोई डरने की बात नहीं है यार, तुम ले लो माइक। कोई नहीं अब कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ना इस टॉपिक से बिल्कुल अलग है। मतलब आप सोचो कि एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर है। हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सारा फोकस किस पे रखेंगे? प्राइवेट सेक्टर पे। गवर्नमेंट सेक्टर का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं करते एज अ जनरल रूल। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑडिटर है, फुल फॉर्म सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑडिटर होता है, ये करता है गवर्नमेंट ऑडिट। इसके पास अपने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिटर। इसका अपना डिपार्टमेंट होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर, रेलवे का ऑडिट कौन करेगा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का ऑडिट कौन करेगा, वो सब सीएजी के अंडर आएंगे। एज अ जनरल रूल इनका ऑडिट सीए नहीं करता। एज अ जनरल रूल कौन करते हैं? सीएजी के गवर्नमेंट ऑडिटर्स। ठीक है, मेरा नेक्स्ट सवाल, और तो कोई नहीं बचा। गुरुद्वारे मंदिर किस में आएंगे? गुरुद्वारे मंदिर, चर्च, मस्जिद, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनीज, ट्रस्ट या सोसाइटीज, क्या इनमें लिखा है ऑडिट कराना मैंडेटरी है फाइनेंशियल फिगर्स का? आंसर इज नो, नहीं लिखा। तो अब आप मेरा क्वेश्चन का जवाब देना। जब मैं पूछ रहा था मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी, रटने से पहले एक लॉजिक सोचो। क्या इन सब के लिए हमें इनके रिस्पेक्टिव क्या देखने पड़ रहे थे? एक्ट्स। आपने कंपनीज के लिए बोला मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट। फर्म के लिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में कुछ लिखा ही नहीं है। एचयूएफ सोल प्रोप्राइटर का कोई लॉ ही नहीं है, तो ऑडिट की बात कहां से आएगी? अगला नाम किसका आया? एलएलपी का एक्ट है, उसमें ऑडिट के लिए लिखा है। अगला नंबर, एचयूएफ का कोई एक्ट ही नहीं है, तो उसके ऑडिट की बात आई नहीं। और लास्ट, ट्रस्ट सोसाइटीज के एक्ट हैं बट उनमें ऑडिट की बात नहीं लिखी। मैं फोकस सिर्फ किस पे रख रहा हूं? फाइनेंशियल ऑडिट। अब मेरा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की, तो टैक्स ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट से कैसे डिफर करता है? कोई बच्चा जवाब देगा? माइक दे देना उस बच्चे को। टैक्स ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट से कैसे डिफर करता है? देना माइक। सर, टैक्स ऑडिट गवर्नमेंट के लिए होता है कि वो चेक कर पाए कि हमारे टैक्सेस ठीक से हुए हैं या नहीं, और फाइनेंशियल ऑडिट हमारे खुद के लिए भी होता है और हमारे मेंबर्स के लिए भी होता है। ओके, इन्होंने बोला टैक्स ऑडिट गवर्नमेंट के लिए होता है। एग्री? हाँ, ज्यादा मैं इसकी बात से सहमत हूं, मुझे ठीक लग रही है इसकी बात। मैं इस पे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, फाइनेंशियल ऑडिट किसके लिए होता है? शेयर होल्डर्स के लिए भी होता है और गवर्नमेंट के लिए भी होता है। बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये बच्चा, गलत कुछ भी नहीं बोल रहा। बट मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, ऑडिट मतलब व्हाट वाज द नीड? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, नीड क्या थी ऑडिट करवाने की? सुपरवाइज करने के लिए। क्या सुपरवाइज का मतलब होता देखने के लिए? किसको देखने के लिए? विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है। विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है। बिजनेस स्टडीज हम सबने पढ़ी है 12th क्लास में। तुमने एक बात सीखी थी बिजनेस स्टडीज में, कंपनी लॉ में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनर्स अलग है, मैनेजमेंट
अलग है। पैसा किसका लगा हुआ है कंपनी में? ओनर्स का। ओनर्स कौन है जल्दी बताओ? शेयर होल्डर्स। लेकिन मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर्स के हाथ में। क्या दोनों लोग अलग अलग होते हैं? बेटा मान लो शेयर होल्डर्स ने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया कंपनी में, बेटा मान लो, अब 1000 करोड़ इनको दे दिया कि तुम कंपनी चलाओ, एग्री? भाई तुम्हारा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सपोज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है इस कंपनी में, ठीक है? मेरा डाउट, क्या ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा? उनका पैसा सेफ है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? इसी के लिए क्या करवाया जाता है? ऑडिट। ऑडिटर ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल फिगर्स की, जो किसने बनाई होती है? डायरेक्टर्स ने। पीएनएल कौन बनवाता है? अकाउंटेंट, डायरेक्टर्स बनवाती है। तो शेयर होल्डर, मेरा डाउट, ऑडिटर किसके लिए ऑडिट करता है? शेयर होल्डर्स के लिए। मैं जवाब दूं, ऑडिटर किसके लिए ऑडिट करता है? शेयर होल्डर्स के लिए। वो बताते हैं क्या मैनेजमेंट ने ठीक से काम किया है या नहीं किया। मेरा सवाल, अब आपको ये वाली भाषा क्लियर है? मैंने बोला था फाइनेंशियल ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट में क्या डिफरेंस है, इन्होंने बोला फाइनेंशियल ऑडिट यूजुअली शेयर होल्डर्स के लिए होता है और गवर्नमेंट ऑडिट किसके लिए होता है? गवर्नमेंट ऑडिट के लिए। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, सपोज एक कंपनी ने पीएनएल बनाया, एग्री? अकाउंट्स की क्लास में जब हम बैठते थे तो पीएनएल बनाने का रूल अकाउंट्स में सीखा होगा, यस या नो? आप मुझे बताओ, टैक्स की क्लास में जब हम बैठते हैं तो क्या पीएनएल वैसे ही बनता है जैसे अकाउंट्स की क्लास में बनता है या थोड़ा सा चेंज हो जाता है? टैक्स के अपने रूल होते हैं। कोई भी खर्चा 20,000 से ऊपर कैश में होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा, 2 लाख से ऊपर डिसअलाउ हो जाते हैं। कितना कितना? तो 10,000 हो गया, अब तो अमेंडमेंट आ गया। 10,000 यार कुछ भी नहीं होता यार, ये तो है। 10,000 से ऊपर कैश का खर्चा डाल ही नहीं सकते घर बुक्स में। राम 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 राम। हाँ मेरा, अच्छा अकाउंट्स में भी ये प्रॉब्लम थी, वहां तो रेंट पेड 50,000 देखते ही नहीं थे कैश है या नहीं है, सीधा एंट्री मारो पीएनएल में। लेकिन टैक्स की क्लास में अगर 50,000 का रेंट कैश में पेड है तो हम 10,000 ही लिखते हैं, 10,000 ही लिखते हैं ना, 40,000 डिसअलाउ कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। मेरा डाउट, दोनों में देखो डिफरेंस आ गया, एक जगह 50,000 एक जगह 10,000। यही डिफरेंस है। यहां जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो देखेगा क्या कंपनीज एक्ट ठीक से फॉलो हुई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो हुई। यहां जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो क्या देखेगा, क्या इनकम टैक्स ठीक से फॉलो हुआ या नहीं हुआ। लॉ का डिफरेंस आ गया। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, अब ऑडिट करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑडिटर। आप सब लोग सीए बनोगे, मैं ये अज्यूम करता हूं। सीए बनने के बाद आपसे पूछा जाएगा जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहते हो मुझे जॉब करनी है तो जाओ जॉब करो। अगर आप कहते हो मुझे क्या करनी है, प्रैक्टिस, तो आप इंस्टीट्यूट को अप्लाई करोगे कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करेगा। आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट देगा। वो इस बात का सर्टिफिकेट होगा कि जाओ मैं तुम्हें प्रैक्टिस की परमिशन देता हूं। जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप अपनी खुद से क्या शुरू कर सकते हैं? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है अब आप जिसका मर्जी ऑडिट करो। किसी भी कंपनी का ऑडिट लेने के लिए कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है। मान लो एक बच्चा है, आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष सीए आयुष बना, ठीक है। इसने बोला मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं। इसने इंस्टीट्यूट को अप्लाई किया, इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया। अब ये सीधा पहुंच गया अंबानी के यहां रिलायंस में, कहता है मैं सीए हूं, मेरे से ऑडिट करवा लो। इसने 2-3 बातें अंबानी जी से करी, अंबानी जी इंप्रेस हो गए। उन्होंने कहा डन, सीए आयुष आज से तुम रिलायंस के क्या हो? ऑडिटर। मजे की बात देखना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी फील्ड में आप अगर सीए हो तो आप ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, चाहे आप एक न्यू सीए हो, चाहे आप 50 साल पुराने सीए हो। मेरा कहने का मतलब, आयुष के एग्जाम्पल से समझ आया? अगर आयुष के पास अपनी आर्टिकलशिप में आयुष से अच्छी ट्रेनिंग ली है, अच्छा एक्सपीरियंस लिया, तो वो रिलायंस का ऑडिट करना चाहे वो एलिजिबल है। अंबानीज दें उसको, वो अंबानी का मतलब है, लेकिन ही इज एलिजिबल। अच्छा आयुष एक बात बताओ, क्या तुम सीए आयुष हो, तुम ऑडिट कर सकते हो? मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्य। लक्ष्य ने भी क्वालिफाई किया, इसने भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया। इन दोनों ने सोचा एक सीए फर्म खोल देते हैं।
इन दोनों ने सोचा एक सीए फर्म खोल देते हैं। अब आप बताओ, सीए फर्म का नाम रखा है आयुष एंड लक्ष्य एसोसिएट्स। अब ये फर्म बन गया, ठीक है। अब फायदा क्या हुआ, दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे क्यों हो गए, कई बार आयुष के पास काम ज्यादा होता है, अब लक्ष्य साथ है तो लक्ष्य देख लेगा, लक्ष्य के पास ज्यादा होगा तो दोनों मिलके ऑडिट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑडिट फर्म। मेरा क्वेश्चन, ऑडिट अकेले नाम पे भी मिल सकता है और ऑडिट फर्म के नाम पे भी ले सकते हो। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, जब हम सीए बनते, मेरा क्वेश्चन, मैंने इस पे कांटा लगा दिया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हम जब सीए बनने के बाद जॉब करेंगे तो जॉब कहां मिलेगी? मेरा क्वेश्चन, कंपनीज में या ऑडिट फर्म्स में? आप समझना, ऑडिट नौकरी कंपनीज में भी मिल सकती है, एग्री? और नौकरी किस में मिल सकती है? कंपनीज वाली नौकरी की बात क्या होगी, किसी कंपनी में आपको एज एन अकाउंटेंट रख लिया जाएगा, एज अ सुपरवाइजर रख लिया जाएगा, अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए रख लिया जाएगा। लेकिन ऑडिट फर्म में नौकरी किस बात की मिलेगी? मान लो एक ऑडिट फर्म है आयुष एंड लक्ष्य, आपका नाम बच्चे क्या है? तनीषा। बेटा मेरे को पूरा क्लियरली समझना, सीए टी लिख लिया मैंने। मैडम ने सीए क्वालिफाई किया, यहां जॉब मिल गई इस फर्म में। मैडम का काम क्या देखते हैं जरा। मैडम आप ये ऑडिट कर रही हैं, ये दोनों, आप भी इनके साथ ऑडिट पे जाती हैं, आप एज एन एम्प्लॉय जा रही हैं, ये दोनों इसके पार्टनर हैं और आप इनकी क्या हैं? एम्प्लॉय। जब भी ये ऑडिट पे जाते हैं आप भी साथ जाती हैं, आप भी ऑडिट करती है, लेकिन क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं आपका नाम कहीं यूज नहीं होगा, आप अपने नाम पे कहीं साइन नहीं कर पाओगी, आप जो भी करोगी किसके नाम पे करोगी? अपने फर्म के नाम पे। तो सीए बनने के बाद अब मुझसे बहुत सारे बच्चों के अभी रिजल्ट आया, फोन आए, सर कंपनीज में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा यार तुम सिर्फ कंपनी में नौकरी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, तुम ऑडिट फर्म्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो? जब आप आर्टिकलशिप करते हो, अगर आप अच्छे आर्टिकल होते हो ना, अच्छे वर्ड समझ गए ना, अगर आप अच्छे आर्टिकल हो तो 2 साल या 3 साल, जितने साल, अब तो 2 साल की आर्टिकलशिप रहेगी, पहले 3 साल की होती थी, 2 साल की आर्टिकलशिप कर लोगे ना, आपकी डिग्री आते ही ये ऑडिट फर्म जिसमें आपने आर्टिकलशिप करी है ना, वही आपको रिटेन कर लेगा, वही बोलेगा अब तो सीए बन गया, कहां बाहर जाएगा, तेरे को मैं सैलरी अच्छी दे दूंगा, यहीं पे मेरे पास ही काम कर ले। तो मेरा सवाल, सीए के भाषा में ऑडिटर का भी टॉपिक हो गया। अच्छा, अपन ने लॉ में एक वर्ड सीखा था, इंटरनल ऑडिट। हाँ, थोड़ा सा मुझे डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? हाँ भाई, इंटरनल ऑडिट। अगर ये इंटरनल है तो ऑडिट के साथ एक वर्ड और लगा देते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट। व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? एक्सटर्नल वर्ड सिर्फ इंटरनल के साथ कंपैरिजन के लिए लगा रहा हूं, वैसे सिंपल भाषा में मैं क्या बोलता हूं, जब मैं ऑडिट बोल रहा हूं तो मेरा मतलब एक्सटर्नल ऑडिट है। बच्चे डिफरेंस क्या है? बेटा ये कराना कंपलसरी है हर कंपनी के लिए, इसमें आउटसाइड बाहर से सीए आता है, ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट देता है। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है कुछ कंपनीज के लिए, सबके लिए कंपलसरी नहीं। इसमें आउटसाइडर सीए भी आ सकता है, इनसाइडर भी ऑडिट कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है इंटरनल ऑडिट सीए ही करेगा, कोई एमबीए, कोई सीएस, कोई भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है और इसमें भी रिपोर्ट बनती है। ये सारी कंपनीज नहीं करवाती, ये कुछ स्पेशल कंपनीज करवाती। मैं इस पे अभी सिर्फ इतना बोलूंगा कि हमारा फोकस कौन से ऑडिट पे रहेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? मैं एक्सटर्नल ऑडिट पे फोकस करूंगा। क्या बात क्लियर? सिर्फ एक स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड नंबर 610, जहां पे मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूंगा, बाकी पूरे सिलेबस में मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा? एक्सटर्नल ऑडिट। जब मैं बोलता हूं एक्सटर्नल ऑडिट का सिंपल भाषा में मतलब क्या है? अगर मैं क्लास में बोलता हूं ऑडिट, तो ऑडिट मींस एक्सटर्नल ऑडिट। क्लियर? तो चलो अपने सिलेबस पे आते हैं। हमारे पास ऑडिट में बेटा 11 चैप्टर्स है। दिस इज योर सिलेबस, बोर्ड पे सिलेबस आपके सामने है। चैप्टर 1 to 11, ठीक है। ये समरी बुक है आपकी। पूरे सिलेबस को मैंने समराइज किया है 138 पेजेस में। मेन बुक दिखा देते हैं 298 पेजेस।
मतलब 300 पेज मेन बुक के हैं और 100, 110, 15, 20 पेज समरी के हैं। ठीक है, समरी शॉर्ट में। हाँ, मेरा सवाल सर आप कहाँ से पढ़ोगे? मैं दोनों जगह से पढ़ूंगा। समझाने के लिए मैं समरी से समझाऊंगा, लेकिन लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना आए मैं मेन बुक भी पढ़ूंगा। क्या बात क्लियर है? तो शुरू करते हैं ऑडिटिंग। बच्चे मेरा सवाल, शुरुआत करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 से, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आप डिफरेंशिएट करना, यहां से शुरू हो रहा है चैप्टर 1। समरी में काउंट करना पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। यहां पे चैप्टर 1 खत्म। समरी में सिर्फ कितने पेज? 4 पेज। मेन बुक में चलते हैं तो मेरे हिसाब से 12 या 13 पेज होंगे। हम्म, 13 पेजेस, 12 मान लो, चलो 13 तो जरा सा है। समरी में 4, मेन में 12। यार इस बार बड़ा ना अजीब सा हुआ। अगर मैं इस बार की बात करूं, अभी जो जनवरी में बच्चों ने पेपर दिया, मैं जो भी बोलूंगा आप मेरी बात को क्रॉस चेक हमारी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा आज तीसरा बैच है ऑडिट का यहाँ पे वीजीसी में। 3rd बैच में ऑडिट का ले रहा हूँ। मैंने ऑडिट का फर्स्ट बैच पिछले साल लिया था सर्दियों में, जनवरी के लिए। इसमें मेरे 2 बच्चों के ऑडिट में 81 आए थे, यहाँ का हाईएस्ट स्कोर। क्लियर? ये बच्चे कौन से वाले हो गए? पिछले साल वाले। ठीक है, उसके बाद एक जो मैंने फर्स्ट बैच का मैंने आपको बताया, फिर आया सेकेंड बैच। सेकेंड बैच में हाईएस्ट स्कोर जो था वो 64, शायद 63 या 64 था। मेरे को नहीं समझ आया। राधा 3 बच्चों के, 2 के 81 थे और एक बच्चे के 80 थे। लेकिन इस बार बड़ा दिल सा टूट गया, 63, 64 से ऊपर किसी बच्चे के आए ही नहीं। और बहुत बच्चे ऑडिट में फेल हुए। देखो मैं सच बताऊंगा तुम्हें, कोई बात, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। बहुत बच्चे फेल हुए ऑडिट में, लेकिन पहले बैच में शायद ही कोई बच्चा ऑडिट में फेल हुआ था। इस बार अच्छे खासे बच्चे फेल हुए, नंबर भी नहीं आए बच्चों के। मैंने बच्चों को कॉल किया, जिनके 64 आए, 63 आए ना, मेरा आदत है बच्चों से बात करने की। मैंने कॉल किया तो मैंने महक अरोड़ा जो फाउंडेशन या टॉपर भी रही है, मैंने कॉल किया। मैं कहा बच्चे एक बात करते हैं, मुझे ये बताएगी कि ऑडिट में नंबर कम क्यों है? तो शी सेड, देखो महक से बात हुई और 2-3 बच्चों से बात हुई, मुझे एक बात सुनने को मिली, पेपर टफ था। पेपर टफ था, मैंने सुनी, बच्चों के मुंह की बात बता रहा हूं आपको। पहले एक और बात सुनने को मिली, हमें तैयारी का टाइम नहीं मिला। इस पे ज्यादा जोर दिया बच्चों ने, क्योंकि बच्चों के अटेम्प्ट जो इन बच्चों ने जो पेपर दिए ना, ध्यान से समझना, इन बच्चों ने 9 महीने में अटेम्प्ट दिए। ये सारे वो बच्चे थे जिन्होंने 9 मंथ्स में दोनों ग्रुप दिए, 9 मंथ्स में 2 ग्रुप दिए। आप खुद सोचो, ग्रुप 1 में इन बच्चों ने 5 साढ़े 5 महीने लगा दिए, ग्रुप 2 के लिए 2-2.5 महीने या 3 महीने ही मिले। तो वो तो एग्जाम से पहले ग्रुप 2 खत्म हुआ होगा, तो टाइम मिला ही नहीं बच्चों को। इससे सीख लेते हैं। ये पहला बैच था, इसमें बच्चों के पास एडिक्वेट टाइम था। सेकेंड बैच में टाइम नहीं था। अब आप अपनी बताओ, आप सब सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है? आज तारीख हो गया 21 मार्च, मुझे 2 महीने लगेंगे बैच खत्म करने में। 21 मार्च में 2 महीने जोड़ लेते हैं, 21 अप्रैल, 21 मई, मैं 30th मई मान लेता हूं, आप साइड 30th मई मान लेता हूं, मैं मई एंड में बैच खत्म कर दूंगा। आपके पास कितना टाइम है? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने हैं बीच में। क्या 3 महीने सफिशिएंट है सेल्फ स्टडी के लिए 2 ग्रुप्स की? दे आर मोर देन सफिशिएंट। आपको क्या करना है, बस अगर आपको नंबर ऑडिट में चाहिए, देखो बेटा ऑडिट सिर्फ लर्न करने से नहीं होगा, ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पेपर में एमसीक्यू आ रहे हैं ना, 30 नंबर के एमसीक्यू हैं, वो समझने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा कि टफ है, आई एम नॉट सेइंग टफ है, लेकिन ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए। अगर आपने सिर्फ ऑडिट रट ली ना, समझी नहीं ऑडिट, तो कंफ्यूज हो जाओगे एमसीक्यूज देख के। तो समझना जरूरी है ऑडिट को। और आप
जरा लैंग्वेज देखना, मैं अगर समरी बुक आपके सामने खोलता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में अप्रोक्सीमेटली, देखो 120 पेज है, 120 मान लेता हूं, 138 है, मैं 120-25 ही मानता हूं इसको, मैं 130 मानता ही नहीं। आखिरी चैप्टर में मैं कुछ चीजें ना इसमें से चेंज कर दूंगा, कटवा दूंगा। रफली मान लो 120-125 पेज है। अगर मैं 2 पेज भी एक क्लास में कराता हूं समरी के, मैं एक एवरेज रखता हूं 2 पेज, तो क्या मैं 60 क्लासेस में बैच खत्म कर दूंगा आराम से? एग्री? ये तो मेरी बात हो गई। आपको क्या करना है, आप सुनो, आपको रोज 2 पेज जो मैं समरी के कराऊंगा आपको लर्न करने हैं। समरी से लर्न करने हैं या मेन बुक से, ये आप पे छोड़ा मैंने। अगर आपको मेन बुक टफ लगती है तो समरी से लर्न कर लो, मेन बुक इजी लगती है तो मेन बुक से कर लो। दोनों का हाइब्रिड भी चल सकता है। हाइब्रिड समझते हो ना, कुछ चीजें जो मेन बुक में टफ है वो समरी से कर ली, आपको बात समझ आ गया। लेकिन आपको रोज के 2 पेज समरी के लर्न करने। क्लियर? अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब दोगे। मैंने फाउंडेशन का बैच पढ़ाया था इस बार, सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ाया था। अपन ने क्या किया, 2018 से लेके 24 तक, अभी 24 बच्चे 25 में तो पेपर देने गए थे, 18 से 24 तक जितने भी पास्ट ईयर के पेपर्स थे, पास्ट ईयर के पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, एग्री, मैंने सबका ना एक क्वेश्चन बैंक बना दिया और बच्चों को रोज के 2 क्वेश्चन कराता था मैं। 2 क्वेश्चन, कोई भी, जैसे जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन बच्चों को समझाता था क्लास में। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन समझा दिए। फिर बच्चों को बोलना बेटा घर जाके 2 पेज लर्न करना, फिर इन 2 क्वेश्चंस को लिख के देखना। अब हुआ क्या, अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस हो गए और बच्चों ने लिख लिख के करे। मेरा सवाल, बच्चों के रजिस्टर्स भी 2-2 भर गए। लेकिन एंड में मजा क्या मजा आया, मुझे ध्यान है, आप फीडबैक लेना हो, आप अभी मेरी क्लास खत्म होगी, बच्चे इधर बैठे हैं, आप उनसे फीडबैक ले लेना। मुझे एंड में मजा क्या आया, अटेम्प्ट से ना, बिल्कुल जनवरी अटेम्प्ट थी ना, आरटीपी बहुत लेट आया था, जो आरटीपी, हाँ एमटीपी 2 था, वो बहुत लेट आया था। तो मैं बच्चों को कह रहा था यार एमटीपी 2 देख लेना, बैच खत्म हो रहा था, मैं कहा यार एमटीपी 2 देख लेना घर पे जाके, अभी बैच खत्म हो रहा है, घर पे तुम्हारे एमटीपी 2 जब आएगा ऑनलाइन चेक कर लेना। मानो कि बच्चों का मेरे को जब एमटीपी 2 जिस दिन आया ना आईसीए के वेबसाइट पे, बच्चों के मेरे को कॉल आए, सर एमटीपी 2 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना किया हो। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए कि हमें एमटीपी 2 में कोई भी क्वेश्चन नया लगा ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, आपने क्वेश्चंस ग्रुप 1 में लॉ पढ़ा है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं जेन्युइन बात करना मेरे साथ। अपन ने लॉ में जो क्वेश्चंस किए वो सिर्फ बुक के पीछे के क्वेश्चंस थे जो रीड किए हो गए, अपन ने, कुछ बच्चों ने पढ़े होंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपको ऑडिट में भी क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं या पर डे 2 क्वेश्चन लिख के करने? मैं तो आप पे छोड़ता हूं, बॉल इज इन योर गेम, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे चलूंगा। 2 क्वेश्चन रोज के हो जाएंगे, एक रजिस्टर बना लेंगे ऑडिट का। मैं ऑडिट में कुछ नहीं लिखवाऊंगा यार, समरी तुम्हें दे दी, मेन बुक तुम्हें दे दी, फिर क्लास में बैठ के नोट्स क्यों बनवाऊं? मेरी बात समझ रहे हो? समरी जब तुम्हें दे दी तो शॉर्ट नोट्स किस बात के बनाने? और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज अभी पढ़ेंगे, अब कुछ भी नहीं है इस लैंग्वेज में। आपका काम घर जाके 1 घंटा ऑडिट को देना है, 1-1.5 घंटा, शुरू में 1.5 लगेगा क्योंकि हैबिट नहीं होगी ना अभी। थोड़ी सी दिनों के बाद जब आदत हो जाएगी पढ़ने की तो 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। 2 पेज लर्न करने हैं और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में, उन्हें लिख के देखना। क्या बात क्लियर? एक प्रॉपर रजिस्टर ऑडिट का बन जाएगा, लिख देना। तो फिर ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दूं या रोक दूं, आप बताओ? क्वेश्चन बैंक दे दूंगा तो कहीं चीटिंग तो नहीं हो जाएगी मेरे साथ कि क्वेश्चन बैंक देख लेते, सोल्यूशन तो उसमें दे ही रखा है, या थोड़ा सा रुक के दूं? आप बताओ। मैंने रोका हुआ है, मैंने 2 बुक्स प्रिंट में भेज दी हैं, आपकी मेन बुक शायद आ जाएगी आज या कल में, समरी बुक भी 1-2 दिनों में आ जाएगी। ये दोनों बुक्स प्रिंट में चली गई हैं, क्वेश्चन बैंक मैंने नहीं भेजा प्रिंटिंग में। दे दें ये थोड़ा सा भी रोके? पहले मुझे देखने तो आप लिखते कैसे हो। दूंगा, ऑफ कोर्स मैं दूंगा, 2-4-10 दिन के बाद, हो सकता है 15 दिन के बाद मैं उसका क्या कहते हैं अपना सॉफ्ट कॉपी तो ग्रुप में शेयर करा दूंगा क्वेश्चन बैंक की। एग्री?
वो तो देखने के लिए होगा ना कि हम जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं या नहीं लिखना चाहिए यार ऑडिट, है ना। पीछे वाला भाई कह रहा है क्या यार लिखवाओगे यार, तो मेरे जैसा है, अरे यार क्वेश्चन बैंक दे देना ना, हो जाएगा यार, एम टेंशन ले रहे हो, मेरे जैसा है ना, एम लिखवाओगे यार। टैक्स में लिखते तो हम है नहीं, अकाउंट्स में तो लिखता नहीं मैं, उसमें लिख लेता हूं। हाँ, लॉ में चल जाता था या ऑडिट में चल जाए? लॉ में चल जाता बिना लिखे। आपको बोरिंग नहीं लगता था थ्योरी? देखो जब आपने लिखा नहीं है, क्वेश्चन करे नहीं है, कितना कॉन्फिडेंस है क्वेश्चंस पे? हाँ, तो क्वेश्चन रीड करके समझ आ जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे समझ आ जाएंगे, नीचे उनके आंसर्स पढ़ेंगे वो भी समझ आ जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ रीडिंग होगा। एग्री? वो सिर्फ रीडिंग होगा। मैं चाहता हूं रीडिंग के साथ साथ आप लोग राइटिंग कर लो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। हेडिंग पढ़ो, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। अलर्ट, व्हाट इज ऑडिट? ध्यान से सुनना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ब्रेक मारना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट को भी छोड़ो, इंडिपेंडेंट के बाद वर्ड क्या है? ऑडिट एक एग्जामिनेशन है। क्या मैं बोल सकता हूं? एग्जामिनेशन का मतलब चेकिंग है। ऑडिट क्या है? एक चेकिंग। किसकी चेकिंग? बाद में पढ़ेंगे। चेकिंग, ये वर्ड का मतलब क्या, कोई बताएगा? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। बच्चों चेक करना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, चेक करने वाला इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब समझना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये कंपनी का नाम है वैभव जलान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। एग्री? इसका ऑडिट कंपलसरी है मैडम? यस या नो बच्चे? अच्छा, इनका एक फर्म भी है, जलान एंड एसोसिएट्स, पापा ही चलाते हैं वैभव सर के, ठीक है जी। अब वैभव जलान क्लासेस को ऑडिट करवाना है, पापा जी से करवा लेते हैं, घर की बात है, फीस भी नहीं लगेगी। हाँ बोलो। नहीं, पापा हैं, पापा का फर्म है, ये तो गलत हो जाएगा, फिर ऑडिट कराने का फायदा क्या है? पापा ऑडिट करेंगे, अगर वैभव जलान क्लासेस की बुक्स में कुछ गलती होगी तो वो क्या कहेंगे? वैभव सर को बोलेंगे, अरे ठीक कर ले बेटा, ठीक कर ले, छोटे मोटे चोरी चोरी करता है, चल कर ले। वैभव सर बोलेंगे, पापा थोड़ी जीएसटी में मैंने इनपुट में फ्रॉड किया है, चल थोड़ा बहुत तो चलता है बेटा, कर ले। ऐसे ही होगा ना? ये तो बाप बेटा मिलके, भाई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या ऑडिट करने वाले ऑडिटर्स का कंपनी से कोई कनेक्शन होना चाहिए या बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। मेरा क्वेश्चन आपसे, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मैं शेयर मार्केट का शौकीन हूं, मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के शेयर है, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं। आपसे सवाल, शेयर होल्डर हूं, क्या मैं रिलायंस का ऑडिट करूं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मेरा कनेक्शन हो गया रिलायंस के साथ? यस या नो? तो मुझे ऑडिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं ओनर हूं उस कंपनी का। एग्री? बट हां, अगर मैं रिलायंस का एक मामूली सा कस्टमर हूं, कस्टमर, मामूली सा कस्टमर, मान लो रिलायंस की कोई चीज आती है, कोई ब्रांड को चीज बताना, रिलायंस जियो, सपोज जियो का कनेक्शन मैंने भी ले रखा है, सपोज मैं तो अभी शेयर होल्डर हूं, ये एक नॉर्मल सा कस्टमर हूं, क्या कस्टमर्स को भी ऑडिट मना करें या कस्टमर्स का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता? तो क्या कस्टमर्स को अलाउ करते हैं ऑडिट? ऑडिट किसको अलाउ किया जाता है? जो बंदा कंपनी से बिल्कुल क्या हो? इंडिपेंडेंट। कैन वी मूव? ऑडिट एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। किस चीज का ऑडिट हो रहा है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैन आई यूज अ वर्ड? फाइनेंशियल फिगर्स का ऑडिट हो रहा है। ये डेफिनेशन, इसका मतलब कौन सी डेफिनेशन है? किसकी डेफिनेशन है? फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। क्या बात क्लियर? एग्जामिनेशन किस चीज का है? फाइनेंशियल। यार मैं पूछता हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब, मैं बोलता हूं, जवाब देना, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? जर्नल डेटा, जर्नल या लेजर पोस्टिंग या ट्रायल बैलेंस, क्या मैं इन सबको बोल सकता हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, दीज आर ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन सबका ऑडिट होता है। अच्छा, ऑफ के बाद पढ़ना क्या वर्ड है? ऑफ एनी एंटिटी। एनी वर्ड है, एन एंटिटी नहीं है। बच्चे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था, क्या सोल प्रोप्राइटर्स पार्टनरशिप फर्म चाहे तो अपना फाइनेंशियल ऑडिट करवा सकते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट तो कोई भी अपना
तो यहां पे वर्ड आया ऑफ एनी एंटिटी, आगे पढ़ो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज का ही ऑडिट होगा या चैरिटेबल एंटिटीज भी करवा सकती हैं? गुरुद्वारे मंदिर भी अपना ऑडिट करवा सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज जो लॉ में पड़ी हैं वो भी चाहें तो अपना ऑडिट, सेक्शन 8 कंपनी तो कंपनी है, उसका तो ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो ये मत बोलना कि जो प्रॉफिट मेकिंग होते हैं ऑडिट उसी के लिए कंपलसरी है, ऑडिट तो किसी का भी हो सकता है। आपने स्कूलों का नाम सुना होगा, डीपीएस स्कूल। डीपीएस स्कूल एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, लेकिन ऑडिट करवाता है वो अपना। आगे पढ़ती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट के बाद पढ़ना इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स है। अब मैं साइज पे ब्रेक मारता हूं। साइज लॉ पढ़ा है, 1% कंपनी, 1% कंपनी लिस्टेड कंपनी, एक 1% कंपनी होती है, एक लिस्टेड कंपनी होती है। ऑडिट किसी का भी हो सकता है, ये सिर्फ बड़ी एंटिटीज का होगा, किसी का भी हो सकता है। क्या बात क्लियर? आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म का मतलब चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो एचयूएफ है, उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, ऑडिट तो किसी का भी हो सकता है। यहां तक कॉमा, कॉमा मतलब रुक जाओ, यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर ऑडिट करके क्या बताएगा? क्या फिगर्स ठीक हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक है या? पढ़िए, when such an examination is conducted with a view to express an, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, क्या आपकी फाइनेंशियल फिगर्स ठीक हैं या कमन फास्ट नहीं, आपकी फिगर्स ठीक हैं या नहीं। मेरे साथ डेफिनेशन समझने वालों, डेफिनेशन समझ आई? बहुत बढ़िया, नहीं आई कोई बात नहीं। एक बार फिर से बोलते हैं, ऑडिट इज एन, आप देख के बोलो, ऑडिट इज एन independent examination of financial information of an entity या any entity, any entity whether profit oriented or irrespective of its size or legal form, comma, when such an examination is conducted with a view to express, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, किस चीज पे ओपिनियन देता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, कि फिगर्स ठीक हैं या फिगर्स ठीक है नहीं। डेफिनेशन एक बार फिर से, यार मजा सा नहीं आया आवाज में। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर इररिस्पेक्टिव of its size or legal, when such an examination is conducted with a view to express an opinion there. अब देखो मेन बुक में आओ, अगर मैं मेन बुक पे दिखाता हूं आपको, पहले तो ये खुद पढ़ोगे घर जाके, ओरिजिन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कहां से आया। मैं इसमें एक चीज दिखा देता हूं, ऑडिट लैटिन वर्ड ओडायर से डिराइव हुआ है। लैटिन भाषा में वर्ड है ओडायर, अडायर बोलते हैं, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो आप इसको, इससे डिराइव हुआ है। ओडायर का मतलब होता है सुनना है, ओडायर का मतलब, ओडायर सुनना मतलब। चलो एक छोटी सी बात का जवाब देना मुझको, तुम्हारे पापा ने तुम्हें 500 रुपीज दिए और बोला ग्रोसरी का सामान लेके आ, जाओ नीचे जाओ बाजार में बेटा, ग्रोसरी का सामान लेके आओ। आप गए, आपने जाके ग्रोसरी का सामान खरीदा, 420 रुपए का आया, 420 रुपीज का। आप वापस आए, आपने लाके सामान रख दिया, 80 रुपीज बचे थे वो भी टेबल पे रख दिए। अब पापा पूछ रहे हैं बेटा क्या क्या लाया, कितने का लाया? पापा ऐसे बोलते हैं, आप पापा पूछ रहे हैं, आप लिख के दोगे या आप बोलोगे? पापा 200 रुपए की सब्जी लाया हूं, मतलब वेजिटेबल्स 200 की लाया हूं, और 200 रुपए का फ्रूट लाया हूं, और 20 रुपए की मैं कोल्ड ड्रिंक पी के आया हूं। आपने बोला, पापा ने सुना, हो गया चेकिंग। कौन चेक कर रहा है? 200 की सब्जी ले आया, 200 में क्या क्या लाया? पापा 2 किलो प्याज लाया, 3 किलो टमाटर लाया, 2 किलो आलू लाया, सब कुछ आप बोल रहे हो और वो सुन के, सुन रहे हैं या सुन के माइंड में चेकिंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, 20 रुपए किलो लाया ना, ठीक है ठीक है। आलू कैसे लाया? 15 रुपए किलो लाया ना, हाँ ठीक है। यानी देखो, सोच के जवाब दो, पापा भी तो आपको सुन के आपकी चेकिंग कर रहे हैं। आज से 200-300 साल पहले की बात करते हैं, क्या चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी या बहुत लिमिटेड थी?
लिमिटेड थी। क्या खर्चे बहुत ज्यादा होते होंगे? ये लिमिटेड खर्चे थे। मैं मान लेता हूं, क्या खर्चे होते होंगे? रेंट रूंट तो होता ही नहीं होगा 200-300 साल पहले। स्टाफ की सैलरी होती होगी, बिजली पानी तो होता ही नहीं होंगे उस टाइम, बिजली का खर्चा पानी का खर्चा तो होता ही नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा स्टाफ की मुझे लगता है सैलरी भी नहीं होती थी, लेबर खाना खा के चली जाती थी घर फ्री में। ऐसे ही बार्टर सिस्टम चलता था ना। खर्चे कितने होते होंगे? मुझे लगता है सेल परचेज ही होती होगी, इधर सेल, इधर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती होगी और इधर सेल होती होगी। तो ऑडिटर सुनते थे, सुनते ऑडिटर पापा की जगह पे बैठ जाते थे, सुनते थे। और जो आप बोलते थे ना, बोलने वाले को अकाउंटेंट बोलते थे। अकाउंटेंट बोलता था सर इस बार सेल हमने 200 करोड़ तो होते ही नहीं होंगे उस जमाने में, 200 रुपए की करी है, 200 की सेल कैसे हो गई? मतलब ऑडिटर सुनते थे, बोलते कौन थे? अकाउंटेंट। तभी ये वर्ड ऑडिट डिराइव हुआ ऑडायर में। ये देखो लाइन पढ़ो, इन मिडिवल टाइम्स ऑडिटर यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स रेड आउट टू देम टू चेक दैट एम्प्लॉइज वर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। आई होप ये बात समझ आ गया। ये ना ओरिजिन है। पहले क्या होता था ऑडिट, रीसेंट टाइम में क्या हुआ, ये आप खुद पढ़ लोगे, कोई दिक्कत किसी को? 1.1 में नहीं पढ़ रहा। हाँ जी, डेफिनेशन, क्या मैंने आपको मीनिंग पढ़ा दिया पूरा सैम टू सैम? ये देखो डेफिनेशन का क्या आ गया, कमन फास्ट। एनालिसिस खुद पढ़ने वाला है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ कीवर्ड दिखाऊंगा आपको। देखो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंस का मतलब, ये इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है, अभी मत पढ़ना इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन, आगे आएगी इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन आराम से। आगे बढ़ती है। ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे, मेरा डाउट, ऑडिट छोटी एंटिटीज का भी हो सकता है, मीडियम एंटिटीज का भी हो सकता है और लार्ज एंटिटीज का भी हो सकता है। बताओ बेटा, ऑडिट किसी भी लीगल स्ट्रक्चर का हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, पार्टनरशिप फर्म का भी हो सकता है, पार्ट एलएलपीज का भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, किसी का भी होता है। ऑडिट किया जाता है ताकि ऑडिटर अपना क्या दे सके? ओपिनियन। देखो बच्चों, कुछ मुश्किल लग रहा है? एक पेज आई होप क्लियर है आपको। मेरा डाउट, आप बताओ, समरी से पढ़ा के इससे वेरीफाई कराना ठीक है? ये इससे पढ़ाऊं, समरी से समझाऊंगा, फिर इसमें एक बार क्रॉस वेरीफाई करा दूंगा, कुछ छूटा तो नहीं है? मेरा सवाल, अब आप बताओ, आप खुद देख के मुझे जवाब दो। आप अगर इस डेफिनेशन को रट लो, इस डेफिनेशन को रट लो, तो क्या आपका ये पेज निपट गया? ये एनालिसिस तो रटने की जरूरत ही नहीं है, रीड कर लोगे, 2 बार समझ आ जाएगा। अगर डेफिनेशन आज तक कभी लिखने को नहीं आई, डेफिनेशन अगर कभी बुले बटके आ जाए तो एनालिसिस करने में कितनी देर लगेगी? क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, लेट्स मूव टू नेक्स्ट हेडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जल्दी से बोर्ड पे देख के बताओ, जब मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स पढ़ा है? जवाब दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस, लेजर्स? नो 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 नो, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। मैं बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, और कुछ? पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू, दीज आर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप बताओगे कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट का नाम दे सकता हूं? लॉ में जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ऑडिट में हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज को याद करो, लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। देयर कुड बी ओनली 2 लेवल्स, लो एंड टॉप। हर कंपनी का वो क्या बोलते थे यार, चैप्टर का नाम था ना 12th में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। एग्री? मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। कौन सी मैनेजमेंट बनाती होगी आप बताओ? अगर मैं 2 ही मैनेजमेंट को बोलूं, एक लो और एक टॉप, बनाता कौन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मुझे लगता है, आपकी बात मान लेता हूं, चलो टॉप बनवाती होगी। मेरा सवाल, क्या मैं बोल सकता हूं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन? हिंदी में फर्क बताओगे दोनों वर्ड्स के? प्रिपरेशन मतलब बनाना, प्रेजेंट मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से दिखाना। ये दोनों काम किसके हैं? इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या इसी के लिए मैनेजमेंट अपने पास बढ़िया बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जॉब पे रखती है? कंपनीज को सीए क्यों चाहिए होते हैं? मेरा डाउट, एक तो ऑडिटर्स होते हैं ना, ऑडिटर्स छोड़ो, मैंने आपको बोला था सीए बनने के बाद आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको कंपनीज जॉब पे रखेंगी तो क्यों रखेंगी? ए पॉइंट, मैनेजमेंट आपसे क्या बनवाएगी? आप, इसका मतलब आप कंपनी के लिए जब अकाउंट्स बनाओगे तो आप ऑडिटर होगे या अकाउंटेंट होगे? लेकिन आपका नाम होगा चीफ फाइनेंस ऑफिसर,
फाइनेंस मैनेजर, आपको ऐसे नामों से बुलाया जाएगा कंपनीज में। आप कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे, यू विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्री? मेरा फर्स्ट सवाल, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट? चलो सेकंड पॉइंट पे, ऑडिटर एक्सप्रेस करते हैं अपना ओपिनियन, और किस चीज पे? ऑन, भाई शॉर्ट फॉर्म समझ आ रही है आपको? ऑडिटर अपना ओपिनियन किस पे देता है? या तो बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, या बोलेगा नहीं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, भाई गड़बड़ है, ऐसे कुछ ओपिनियन देगा। ही हैज टू सी वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। ये वर्ड जब भी मैं पढ़ता हूं ना, मुझे सत्यम याद आ जाती है। एक कंपनी थी आईटी की, जाइंट कंपनी, नाम था सत्यम। 2 मिनट बात कर सकते हैं? आईटी की जाइंट थी। मजे की बात सुनना, ये जो वर्ड है ना मिसलीड एनीबॉडी, ये वर्ड जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे सत्यम याद आती है। सत्यम ने क्या किया, अपने खर्चे, अपना पीएनएल बनाया। सपोज करो सत्यम के पास 10,000 एम्प्लॉइज थे, सपोज हाइपोथेटिकल फिगर बोल रहा हूं, सपोज उसके पास 10,000 एम्प्लॉइज थे, तो 10,000 एम्प्लॉइज की सैलरी डेबिट मारी होगी पीएनएल में? नहीं, उसने नकली 10 को 20 कर दिया। उसके पास 10,000 एम्प्लॉइज थे, बट उसने बाकी 10,000 डमी एम्प्लॉइज दिखाए। डमी वर्ड समझ रहे हैं मेरी बात? उसने सैलरी ओवरस्टेट कर दी। 10,000 एम्प्लॉइज की जगह उसने क्या शो करा उसके पास? डबल सैलरी डाल दी पीएनएल में। इससे क्या हुआ होगा बताओ? प्रॉफिट्स कम एंड फास्ट कम हो गए। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, उसके बाद सत्यम ने बैलेंस शीट में, अच्छा एक बात बताओ, जब हम बैंक में एफडी कराते हैं तो यहां पे कैश एट बैंक आता है, एग्री? हम उस पर दिखाते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक, एग्री? डिपॉजिट्स विद, सपोज करो सत्यम के बैंक में 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट थे, सपोज बैंक में 100 करोड़ रुपए की एफडी थी। उसने क्या किया, सत्यम एक आईटी कंपनी थी, आप सब बच्चों ने कभी बैंक में एफडी कराई होगी या देखी होगी। एफडी का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें बैंक की डिटेल लिखी होती है और आपकी एफडी का अमाउंट लिखा होता है। सत्यम ने क्या किया, सत्यम के लोगों ने नकली सॉफ्टवेयर से ना एफडी के सर्टिफिकेट प्रिंट कर लिए, नकली एफडी के सर्टिफिकेट प्रिंट कर लिए एसबीआई बैंक के, पीएनबी बैंक के, और नकली एफडीयां बना ली। 100 करोड़ की एफडी थी, 1000 करोड़ की दिखा दी। यानी बैलेंस शीट में जब आप कैश एट बैंक ओवरस्टेट करोगे तो फिर आपको लायबिलिटी साइड पे भी ओवरस्टेट करना पड़ेगा, तभी बैलेंस शीट मैच करेगी। यानी उसने बैलेंस शीट को भी ओवरस्टेट कर दिया, एग्री? और उधर से खर्चे डाल के पीएनएल में प्रॉफिट्स को क्या कर दिया? अंडरस्टेट। और ऐसा 1 साल नहीं किया, मल्टीपल ईयर्स वो ऐसा करता रहा। मेरा सवाल, सब बच्चे बताओ, इसे अकाउंट्स की भाषा में विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। क्या ये चीजें करके वो पब्लिक को मिसलीड कर रहे? कोई बच्चा वर्ड समझाएगा व्हाट इज मिसलीड? बेवकूफ बना रहे। उसके पास इतने डिपॉजिट्स थे ही नहीं, वो झूठ लिख रहा था मेरे पास इतने डिपॉजिट्स है, वो लोगों को झूठ बोल रहा था। खर्चे ज्यादा डाल के वो प्रॉफिट्स कम कर रहा था ताकि डिविडेंड कम देना पड़े। वो प्रॉफिट बांटना ही नहीं चाहता था शेयर होल्डर्स में, उसकी इंटेंशन गलत थी। और मजे की बात, वो ऐसा करी जा रहा था सर, ऑडिटर्स नहीं पकड़ पा रहे थे। अब पकड़ नहीं पा रहे थे या पकड़ना नहीं चाह रहे थे, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल, और ऑडिट कौन कर रहा था सर सत्यम का? पीडब्ल्यूसी, नाम सुना है पीडब्ल्यूसी का? ऑडिट किसके पास था? प्राइस वाटर के ऊपर, जो आपने वर्ड सुना होगा, पीडब्ल्यूसी के पास था। मेरा डाउट सर, अभी मैं सत्यम की स्टोरी को रोक दूं, टॉपिक पे वापस चलूं, या सत्यम का फैसला बता के जाऊं? पकड़ा किसने ये फ्रॉड? सोचो। ऑडिटर्स ने नहीं बोला अपनी रिपोर्ट में कि सत्यम की बुक्स गलत है। ऑडिटर्स तो लिख रहे थे ओके सत्यम ओके, नो प्रॉब्लम। जो ये सब कर रहा था ना टॉप मैनेजमेंट,
मिस्टर राजू, सरनेम राजू था उनका, हाँ, टॉप मैनेजमेंट में जो बैठे थे मिस्टर राजू, आप गूगल पे पढ़ना ये सारी बातें जो मैं बोलता हूं, उनको खुद को शर्म आ गई कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कि सर मैं सत्यम में जॉब करता हूं, मैं सत्यम का मैनेजमेंट का मेन हेड हूं, मिस्टर राजू सर मैं इतने सालों से फ्रॉड कर रहा हूं बुक्स के अंदर, मैं ये आपको बताना चाहता हूं मेरी सत्यम बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं विंडो ड्रेसिंग करके लोगों को बेवकूफ बनाई जा रहा हूं, किसी को पता ही नहीं चल रहा, बस अब मैं थक गया हूं, मैं और विंडो ड्रेसिंग करना नहीं चाहता। ये लेटर उसने पीएमओ को लिखा। जब प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये लेटर खुला, ऑफ कोर्स उनके ऑफिसर्स ने पढ़ा होगा, तो वो अलार्मिंग होगी सिचुएशन कि ये सत्यम का टॉप मैनेजमेंट का बंदा लिख रहा है ये बात। देखो कितनी गलत बात है, उसको उठा लिया, जेल में डाल दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी। अब आप पूछोगे ऑडिटर्स का क्या हुआ, पहले सत्यम का क्या हुआ ये बताओ। सत्यम का जैसे ही बबल फटा, जैसे ही ये फ्रॉड सामने आया, सत्यम शेयर मार्केट जिनको समझ आती है, क्या सत्यम का शेयर क्रैश कर गया? सत्यम का ही क्रैश नहीं करा, सत्यम आईटी में जाइंट थी, इन्फोसिस वगैरह उससे नीचे हुआ करती थी उस टाइम पे, आईटी की जाइंट थी। जब एक सेगमेंट में जो लीडर होता है वो बर्बाद हो जाता है, तो वो सेक्टर ही पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। मेरा सवाल, शेयर मार्केट को बड़ा झटका लगा था, मार्केट भी क्रैश हुई थी उस दिन जिस दिन ये बबल फुटा था। ऑडिटर्स जो थे पीडब्ल्यूसी, वो उन पे भी केस चला था, बट वो बरी हो गए बाइज्जत। हमारे ऑडिट में एक स्टैंडर्ड है, ऐसे नंबर 510, जिसको बहुत प्यार से पीडब्ल्यूसी ने मिसयूज करा। मतलब मैं बताऊंगा उसमें क्या लिखा है 510 में, उसने 510 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके बोला, सर देखो 510 अकाउंट्स पढ़ा है ना आप सब ने, तो मैं आप 510 की भाषा शेयर कर रहा हूं आपसे, 2 मिनट सुनना। अकाउंट्स में एक रूल होता है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, एग्री? ऐसे 510 कहता है, ऐसे 510 कहता है कि ऑडिटर चाहे तो ओपनिंग बैलेंस को चेक ना करे, प्रीवियस ईयर के ऑडिटर पे रिलाय कर ले, क्योंकि जो उसका ओपनिंग बैलेंस था वो प्रीवियस ऑडिटर का क्या था? क्लोजिंग बैलेंस। दोबारा ऐसे 510 कहता है अगर ऑडिटर चाहे तो ओपनिंग बैलेंस को चेक ना करे, अगर उसको लग रहा है ओपनिंग ठीक होगा, पिछले ऑडिटर ने तो चेक, तो ऑडिटर चाहे तो किसके काम पर रिलाय कर ले? पिछले ऑडिटर। पीडब्ल्यूसी ने इस चीज का फायदा उठा के क्या बोला, सर ये फिगर्स ओवरस्टेटेड है, सर हमने तो अपने प्रीवियस ऑडिटर पे रिलाय किया था ऐसे 510 के हिसाब से। तो पिछले ऑडिटर को पकड़ा गया, वो साउथ इंडियन ऑडिटर से 2, उन्हें पकड़ा गया, मास्टरमाइंड उन्हें माना गया, उन दोनों को लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, दोनों ऑडिटर्स को, वो साउथ इंडियन ऑडिटर्स को। लेकिन पीडब्ल्यूसी को कुछ नहीं हुआ, पीडब्ल्यूसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने किसका इस्तेमाल किया? ऐसे 510। मेरा डाउट आज आपसे, 2008 के बाद आज 2025 आ गया, किसी और कंपनी का फ्रॉड सामने ही नहीं आया। कंपनी सुधर गई क्या? जब मैंने ये बात पिछले बैच में पूछी थी ना, कंपनी सुधर गई, तो एक बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहता सर कंपनी तो 2008 में भी नहीं सुधरी थी, वो तो खुद ही बेचारा शरीफ आदमी था राजू जिसने बता दिया, ऑडिटर्स ने तो तब भी नहीं बताया था। मैं रिलायंस की रिपोर्ट आती है ना ऑडिटर की, जब रिलायंस की रिपोर्ट आती है, टाटा की रिपोर्ट आती है, रिलायंस टाटा की तो छोड़ो, अदानी की जब रिपोर्ट आती है मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूं कि ऑडिटर ने कुछ तो नेगेटिव लिखा होगा, कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। अब मुझे नहीं पता कि ऑडिटर को गलती मिलती नहीं है या वो ढूंढना नहीं चाहते। अब इतनी लंबी बात हो गई तो एंड करो टॉपिक को बोल के, कैन यू टेल मी व्हाट ऑडिट फीस ऑडिटर चार्जेस इन केस ऑफ रिलायंस एंड टाटा? हाँ बच्चे, इन लैक्स और करोड़? 2 फिगर्स और 3 फिगर्स?
मैं रिलायंस और टाटा की बात कर रहा हूं, मतलब 100-200 करोड़ ऑडिट फीस। अगर बंदे के पास एक ही ऑडिट हो रिलायंस का या टाटा का, तो 100-200 करोड़, मतलब आप देखिए फिगर्स, किसी ने चेक करिए कभी, दिखाई होंगे फिगर्स। मतलब मेरे हिसाब से 600-700 करोड़, 800 करोड़, हो सकता है कई बार ऑडिट एक्सपेंस 1000 करोड़ भी क्रॉस कर जाता है कंपनीज का। मतलब सोचो ऑडिटर की फीस इतनी। अब बच्चा कहेगा यार मैं तो ऑडिट ही करूंगा जिंदगी में और कुछ करना नहीं है। तो मेरा डाउट, लाइन बी पॉइंट पे वापस आती है, ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन, ही हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट, जब मैं बोलता हूं मिसलीड नहीं करनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही होनी चाहिए या गलत होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, बाय इंश्योरिंग दैट। अब सही है या नहीं है, उसके लिए ऑडिटर ये 4 चीजें चेक करियो जरा जल्दी से। पहली चीज देख, अकाउंट्स मेड अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन दी बुक्स। माइक देना बेटा, अकाउंट्स मेड अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन दी बुक्स, मतलब देना माइक, आप ले लो। अकाउंट्स बनाए हैं बचपन में? यस सर। अकाउंट्स किसके बेसिस पे बनते हैं? सर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज, ये वही तो लाइन है, अकाउंट्स मेड अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन दी, अकाउंट्स जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही बने हैं ना, मतलब कोई नकली फिगर तो नहीं डाली ना, पहले जर्नल एंट्री पास की थी ना। बी पॉइंट, नो एंट्री एज कोई चीज छूट तो नहीं गई, सिंपल पॉइंट है। सी पॉइंट, फाइनेंशियल अमाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली, ब्रेक मारो, क्लासिफाइड। सब बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा है, कुछ कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं, कुछ रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। अगर इन्हें मिक्स कर दिया जाए तो अकाउंट सारा खराब हो जाएगा। इन्हें ठीक से क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। क्लासिफाई के बाद डिस्क्राइब। सब बच्चे बताओ, अगर हम लिखते हैं आज अकाउंट्स की क्लास में जब आप बैठते हैं, बेटा थोड़ा सा अकाउंट्स की इस क्लास, ऑडिट की क्लास में मेरा सारा, मैं बार बार अकाउंट्स की बात करूंगा, आई होप समझ आ रहा है क्यों। बच्चों अकाउंट्स में हम बढ़ते पीपीई फुल फॉर्म 200 करोड़, मान लो बैलेंस शीट में लेकर पीपीई 200 करोड़। बच्चों पीपीई में क्या आता है, ये डिस्क्राइब क्या नोट्स जो अकाउंट्स में करना पड़ेगा? डिस्क्राइब वर्ड समझ रहा, पीपीई में लैंड बिल्डिंग आ रहा है या फर्नीचर फिक्सचर आ रहा है, ये चीजें क्या क्या आ रही हैं, ये डिस्क्राइब कहां पे होता है? नोट्स टू। तो ठीक से डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब के वर्ड, तीसरा वर्ड क्या है बच्चों जरा पढ़ना, डिस्क्लोजर। बच्चों डिस्क्लोजर पे ब्रेक मारते हैं, क्या बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर वैसे ही होना चाहिए जैसे शेड्यूल 3 कहते हैं? आई रिपीट, कैसे होना चाहिए? जैसे शेड्यूल 3 ने जैसे बोला रिजर्व्स को दिखाओ, रिजर्व्स को वैसे ही दिखाना पड़ेगा। तो तीनों वर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड एंड एज पर व्हाट इज एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 जल्दी से, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ब्रेक मारो। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स? स्टेटमेंट वर्ड है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी पीएनएल एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रू एंड फेयर। क्या अकाउंट्स रिलायबल है ना, ट्रू है ना? ट्रू के बाद क्या वर्ड आया? फेयर, मतलब ऑलमोस्ट सही है। फेयर का मतलब देखो यहां पे फेयर लिखे है, आज से कुछ साल पहले यहां पे वर्ड होता था करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है 100% सही होना चाहिए। अब बेटे ऑडिटर अपनी तरफ से चेकिंग करेगा, लेकिन क्या थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो ऑडिटर भी ढूंढ नहीं पाता। तो यहां पे जब मैं बोलता हूं फेयर, फेयर से मतलब क्या होगा? जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फेयर, आप बताओ, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, अगर अकाउंट्स में छोटी मोटी गलती है, थोड़ी बहुत गलती है, ऑडिटर कहते हैं चलो थोड़ी बहुत गलती तो चल जाती है, उसके लिए क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूं? फेयर। फेयर का मतलब ऑलमोस्ट सही होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो गलती चलती। क्या पढ़ती है जरा पढ़ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स आर ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ, पिक्चर ऑफ के बाद ब्रेक मारो, फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल, ब्रेक मारोगे, ऑपरेशनल रिजल्ट्स। बच्चों जब कंपनी को धंधा करती है, कोई बिजनेस करती है, तो उसके ऑपरेशनल रिजल्ट्स पीएनएल दिखाता है। ऑपरेशंस के रिजल्ट्स कौन दिखाता है? पीएनएल। और आगे बढ़ो, और एसेट्स एंड लायबिलिटी कौन दिखाता है?
तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्थ पॉइंट सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि क्या पीएनएल और बैलेंस शीट सही से बने हैं, ट्रू और फेयर है, उनमें कोई ज्यादा बड़ी गलती तो नहीं। ब्रेक मारे, चारों पॉइंट्स पे रिपीट। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अकाउंट्स किसके बेसिस पे बने होने चाहिए? जर्नल एंट्री। सेकेंड पॉइंट, कोई एंट्री ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, सारे अमाउंट ठीक से डिस्क्लोज करो, डिस्क्राइब करो, क्लासिफाई करो। चौथा पॉइंट, पीएनएल और बैलेंस शीट ट्रू और फेयर पिक्चर देगी। ये चारों पॉइंट है। मैं ए पॉइंट पे दोबारा जा रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर का काम तो उस पर अपना क्या देना है, उसे बताना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो उसके लिए चार चीजें चेक करनी है। पॉइंट ए, अकाउंट्स एंट्री के बेसिस पे बने हैं। दूसरा पॉइंट, कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हुई। तीसरा पॉइंट, ठीक से क्लासिफाई हुए, डिस्क्लोज हुए और डिस्क्राइब हुए। चौथा पॉइंट, पीएनएल बैलेंस शीट ट्रू पिक्चर दे रही है या नहीं दे रही। लो बच्चे, ये रहा आपका टॉपिक। जल्दी से रिकॉल करा देता हूं, एक बार जरा यहां देखना मेरा सवाल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देखो, प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। क्या बात क्लियर? आगे पढ़ते हैं। ऑडिटर का काम तो अपना क्या देना है? कितनी चीजों पे बेटा जरा बताना, देखते हैं। ऑडिटर बताएगा कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को, देखो अकाउंट्स जो है किसके बेसिस पे बनने चाहिए? कोई एंट्री बुक्स में से कॉमन फास्ट हर एंट्री का एविडेंस है, कोई एंट्री ओमिट तो, ये देखो कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हुई। ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया समरी में से, ये वाला पॉइंट। कोई बात नहीं, अभी ऐड करा देते हैं, अभी ऐड करा देते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट भी समरी में से मिस हो गया, कोई बात नहीं, ये वाला पढ़ो पहले। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट ठीक से क्लासिफाई हुए, डिस्क्लोज हुए और डिस्क्राइब हुए? मिल गया। लास्ट सवाल, क्या अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं? मिल गए जी पॉइंट्स। दो पॉइंट मिस हुए, तभी तो साथ साथ पढ़ रहा हूं, कुछ मिस होगा समरी में ऐड कर लेंगे। ये दो पॉइंट्स क्या हैं, एक बार जरा बी पॉइंट पढ़े। बी पॉइंट, एंट्रीज इन द बुक्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय लास्ट वर्ड पढ़ा, सपोर्टेड बाय। हर एंट्री का एविडेंस होना चाहिए। मतलब अगर ये भैया कहते हैं कि प्रोजेक्टर 25,000 का आया तो उसका बिल होना चाहिए। कैमरा 50,000 का आया, कोई बात नहीं, उसका क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए, बिल होना चाहिए। हर एंट्री का एविडेंस होना चाहिए। बी पॉइंट समझ आया? पॉइंट नंबर डी पढ़ना जरा। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय, स्टेटमेंट से मेरा मतलब पीएनएल और इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय स्टेटमेंट इज क्लियर। क्लियर तो समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर है ना? अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। एम्बिगुअस का मतलब कंफ्यूजिंग, नॉट क्लियर। बच्चों, स्टेटमेंट एम्बिगुअस होनी चाहिए या अनएम्बिगुअस? मतलब क्लियर या क्लियर तो होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग या नॉट कंफ्यूजिंग? इंफॉर्मेशन नॉन कंफ्यूजिंग होनी चाहिए, कोई चीज कंफ्यूज ना करे। जब आपको समरी बुक मिलेगी ना तो अपन ये दो पॉइंट उसमें ऐड कर लेंगे। अभी तो कुछ नहीं मिला, आज तो कुछ नहीं मिला है, आज तो कुछ नहीं मिला। रवि सर कहाँ है? रवि सर समरी की तो दे देते दो, एक या दो पेज। समरी का पहला पेज ही दे दो। हैं बेचारे बैठे हैं, सिर्फ बोर्ड पे देखी जा रही हैं। हाँ, मेरा सवाल बोलो बच्चे, क्लियर? यहां पे दो पॉइंट मिस हुए हैं, इनमें 4 की जगह हम 6 कर लेंगे। तो घर से आप एक काम करना, आपको समरी बुक मिल जाएगी ना, स्टिकी नोट्स होते हैं ना, स्टिकी नोट्स, आप वो छोटा सा पैड खरीद लेना। मुझे कुछ ऐड कराना, जगह तो कहीं है नहीं है यहाँ पे, तो आप स्टिकी नोट पे ऐड करके यहीं पे कहीं चिपका लोगे। बात समझ गई? छोटा सा स्टिकी नोट का पैड खरीद लो। बच्चे बोलो क्लियर है? कैन वी प्रोसीड? बोर से हो रहे हो यार? हाँ बोर हो रहे, देख लो यार। चलो नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करते हैं। टॉपिक का नाम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। चले बच्चों, ये देखो वर्ड है एज पर एसए 200। एसए, व्हाट इज एसए? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऑफ ऑडिटिंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। बच्चे व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग? ऑडिट करने का एक स्टैंडर्ड है, मतलब ऑडिट कैसे करना है उसके लिए कुछ रूल्स और क्राइटेरिया से, ये नहीं कि अपने हिसाब से चलना है। ऑडिट करने के कुछ रूल्स और क्राइटेरियाज होते हैं जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग।
क्लियर? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऑडिट करने का क्राइटेरिया होते हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस को कैसे चेक करा जाता है, उसके लिए स्टैंडर्ड 510 बना है। 510 तो में रूल और क्राइटेरिया सिखाएगा कि ओपनिंग बैलेंस को कैसे चेक करना है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, यह स्टैंडर्ड 700 सिखाएगा। ऑडिटर को फ्रॉड ढूंढने हैं कंपनीज में, यह 240 सिखाएगा। मतलब मुझे क्या बात अच्छी लगती है, मैं बोलता हूं आपको, मेरी बात समझना, अगर मैं बोलता हूं ओपनिंग बैलेंस चेक करना है तो ये नहीं कि अपने हिसाब से चलो जिसका जैसे मन करे मुंह उठा के ऑडिट करना शुरू कर दे। नहीं भाई, एक प्रॉपर एक फॉर्म, एक तरीका बना हुआ है, एक रूल और क्राइटेरिया बना है कि आपको कैसे चेक करना है। वो कहां लिखा गया है? स्टैंडर्ड में। तो क्या मुझे स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है या मैं अपने हिसाब से चल सकता हूं? कंपलसरी। और मजे की बात देखो, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, मतलब हर कंट्री में यही फॉलो होते हैं। तो इसका मतलब भाई और बहनों, मेरा डाउट सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। दुबई में इंडियन सीए को पूरी वैल्यू मिलती है, तो क्या दुबई में भी ऑडिट इन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है? पूरी वर्ल्ड में इन्हीं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट हो रहा है। तो क्या सीए की वैल्यू सिर्फ इंडिया में है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। सीए की वैल्यू सिर्फ इंडिया में है या इंडियन सीए बाहर भी काम कर सकता है? देख मेरी बात सुनना, मैं जो बात बोलूंगा इसको सोचना। हर कंट्री का टैक्स अलग हो सकता है, हर कंट्री के लॉज अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई और बहनों अकाउंट्स बनाने का तरीका पढ़े हैं? इंडेस अकाउंट्स बनाने, एएस पढ़ रहे हो, अभी सीए फाइनल में आओगे इंडेस पढ़ोगे। अकाउंट्स बनाने का तरीका और ऑडिट करने का तरीका हर कंट्री में सेम है। तो अगर कोई बच्चा बोलता है मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूं, ऑस्ट्रेलिया जाके आपको अकाउंट्स बनाने हैं या ऑडिट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बोलूंगा जब सीए बनोगे कैंपस प्लेसमेंट होगी, कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे तो वो पूछते हैं, अच्छे फर्म्स आपसे पूछते हैं कि इंडिया में मरना है या बाहर जाना है। तो हमेशा चॉइस कहां की करनी है? कई बच्चे मुझे फोन करते हैं, सर बाहर की ऑफर दी थी मैंने मना कर दी। मैं कहा क्यों मना कर दी? सर कौन पढ़ेगा बाहर के लॉ जाके। मैं कहा बेवकूफ, किसने बोला बाहर जाके लॉ पढ़ने? तो मत नहीं बाहर जाके लॉ पढ़ने मत पढ़ियो, बाहर जाके टैक्स नहीं पढ़ना मत पढ़ियो, सिर्फ अपना फोकस किस चीज पे रखियो? अकाउंट्स और ऑडिट पे रखियो। अकाउंटिंग तो और ऑडिटिंग तो हर कंट्री की सेम है। मेरा डाउट, आई होप ये बात क्लियर है। चले भाई आगे बढ़े। मेरा सवाल, चलो लेट्स कम बैक। ऑडिटिंग में ऐसे 200 पहला स्टैंडर्ड है, मतलब 200 से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शुरू होती है। सर 0 से 199 नहीं, वहां से नहीं। स्टैंडर्ड कहां से शुरू हो रहे हैं? ये नंबर इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है, ये नंबर इंटरनेशनल है। बस फर्क कितना है, हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, हम ऐसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, वो बोलेंगे ISA 200। I stands for international, they use the word international standard on auditing 200, और हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200। क्या क्लियर? सेम है, आप गूगल कर लेना, स्टैंडर्ड सेम है। चलो लेट्स कम बैक। ऐसे 200 कहता है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों मेरा आप लोगों से सवाल है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी। एग्री? ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड किया। बच्चों इससे पहले कि मैं ये ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हाँ जी बच्चे, मेरा सवाल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे को हेल्प करना। बच्चों एक P&L है बेटा, इसका ऑडिट करना जरा, मुझे बताना ठीक है या नहीं है। ठीक है? सपोज मैंने लिख दिया सेल 100 करोड़, रेंट पेड 20 करोड़, परचेजेस 30 करोड़, मशीन परचेज 50 करोड़, लेट अस से
कैश एट बैंक 20 करोड़, इन्वेंट्री 30 करोड़। देखना बेटा, ठीक है पीएनएल? हाँ बच्चे, रेंट पे आप देख रहे हो, आपका देखने का तरीका मैं बताता हूं। माइक देना जरा साहिल, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद दे देना, पहले माइक दे दो। यार पता ही नहीं लगा, 12:15 बज के टाइम क्रॉस हो गया, मतलब 1.5 घंटा हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। खत्म होने वाली क्लास। ला यार, गलत हो रहा है ये तो बहुत। हाँ जी, माइक दे दिया। बेटा एक बात बता, ठीक है पीएनएल, पहले तू तसल्ली कर ले, पहले तू तसल्ली, मैंने एक वर्ड यूज किया, पहले तू तसल्ली कर ले, देख ले, फिर अपना ओपिनियन मुझे दे दियो। नहीं ठीक है सर, नहीं ठीक है। इन्होंने बोला नहीं ठीक है, मुझे पता है इन्होंने ऐसा क्यों बोला। आप बताओ कहां गलत? रेंट ठीक है, परचेजेस भी ठीक है, मशीन गलत है, कैश एट बैंक गलत है, इन्वेंट्री गलत है। बेटा सोच के बताना, पहले इसने मुझे ओपिनियन दिया या पहले खुद अश्योर हुआ, पहले खुद चेक किया, पहले खुद अपने आप को अश्योर किया, उसके बाद मुझे बताया? तो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो पहले अपने आप को अश्योर करेगा या पहले शेयर होल्डर्स को बताएगा? पहले अपने आप को बताएगा। एग्री? तो मेरा सवाल, मैंने यहां पे क्या लिखा? टू ऑब्टेन, पहले अपने आप के लिए, ये ऑडिटर अपने लिए करेगा। ए पॉइंट, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। बेटा वर्ड समझना, रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब, पहले अश्योरेंस का मतलब समझाओ मुझे क्या होता है। रीजनेबल छोड़ो, अश्योरेंस का मतलब अश्योर करना किसी को, मतलब श्योरिटी देना। अकाउंट लॉ पढ़ा है, अश्योरेंस यानी श्योरिटी। बेटा आप एक बात बताओ, मैं ऐसे बोलता हूं, सर मैंने ना अकाउंट्स की ना बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं एब्सोल्युटली अश्योर्ड हूं कि पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। वाह सर कह रहे हैं, मैंने बुक में सब कुछ लिख दिया है, मेरी बुक में सब कुछ मैंने डाल दिया है, मैं एब्सोल्युटली आप लोगों को अश्योर करता हूं कि इसके बाहर से नहीं आएगा। अब मैं ऑडिट का टीचर हूं, मैं बोलता हूं बेटा मैंने बुक में सब कुछ लिख दिया, मैं रीजनेबली अश्योर करता हूं बाहर से कुछ नहीं आएगा। टैक्स के टीचर आए, बेटे मैंने टैक्स की बुक में सब कुछ लिख दिया है, मैं मॉडरेटली अश्योर करता हूं कि मेरी बुक के बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब वैभव सर ने बोला था मैं एब्सोल्युटली अश्योर करता हूं मेरी बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। अश्मीत सर ने बोला मैं रीजनेबली अश्योर करता हूं मेरी बुक के बाहर से कुछ नहीं आएगा। टैक्स वाले सर ने बोला मैं मॉडरेटली अश्योर करता हूं मेरी बुक से कुछ नहीं आएगा। तीनों में डिफरेंस होगा? क्या लगता है? व्हाट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस? मैं एब्सोल्युटली अश्योर कर रहा हूं, मतलब मैं पूरी तरह श्योर हूं, मतलब 100%। जब हम किसी को 100% एश्योरेंस देते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और अगर थोड़ा सा कम, लेस देन 100%, तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल मतलब मैक्सिमम एश्योरेंस बट नॉट 100%। बच्चों आप बताओ, एज अ टीचर हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस देनी चाहिए या रीजनेबल एश्योरेंस देनी चाहिए? आवाज नहीं आई, क्योंकि पेपर हमने नहीं बनाया। क्या हो सकता है पेपर में एक आधा क्वेश्चन है ऐसा जो हमने कवर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ हमारे कंटेंट में से ही आए? अच्छा अब आप बताओ, ऑडिटर को भी क्या करना चाहिए? शेयर होल्डर्स को एब्सोल्युटली बता देना चाहिए, एब्सोल्यूट एश्योर कर देना चाहिए ये कोई गलती नहीं होगी? ये थोड़ी बहुत रह सकती है। तो ऑडिटर को भी कैसा ओपिनियन देना चाहिए? एब्सोल्यूट या रीजनेबल? रीजनेबल का मतलब मैक्सिमम एश्योरेंस बट नॉट 100%। बेटा ऑडिटर पहले शेयर होल्डर को बताएगा, पहले खुद अश्योर होगा? टू ऑब्टेन रीजनेबल as to whether, as to financial statements as a whole का मतलब सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज वेल एज नोट्स टू financial statements as a whole are, come on fast,
बेटा पढ़ो, आर फ्री फ्रॉम, कमन फास्ट क्लास, जल्दी करो कोई। चले आगे पढ़ना जरा। एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरे साथ रिदम टूट गया, चलो अभी टाइम लगेगा। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट्स का मतलब मिस्टेक्स, मिसस्टेटमेंट्स का मतलब मिस्टेक्स। मिस्टेक्स के आगे वर्ड है मटीरियल, छोटी गलतियां या बड़ी बड़ी गलतियां। मटीरियल मिस्टेक्स, बड़ी बड़ी गलतियां। ऑडिटर को क्या अश्योर करना है शेयर होल्डर्स को कि शेयर होल्डर्स तुम्हारे अकाउंट्स में बड़ी बड़ी गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, छोटी मोटी हो तो चल सकता है। आपको क्या अश्योर करना है, पढ़ो। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल गलतियां, so that he can express an opinion on whether financial statements are prepared, यहां तक समझ गया, are in all material respects, ये लिखने का फॉर्मेट है, in all material as per applicable FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। FRF stands for, अभी मत लिखो यार, सुन लो, FRF stands for फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब आपके लॉस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, लॉस एंड, अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा, जो लिखना लिख लेना, पहले 2 मिनट सुनते रहो। आप पहले इस लैंग्वेज को एक बार दोबारा पढ़ोगे, लेकिन सिंपल भाषा में मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। ऑडिटर अश्योर करो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी बड़ी गलतियां, तो क्योंकि अगर बड़ी गलतियां नहीं होंगी ना तभी हम मानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लॉ और एएस के अकॉर्डिंग बनी है। क्योंकि लॉ और एएस क्या चाहते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हो या ना हो, ना हो, तो बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होनी चाहिए, तभी तो माना जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लॉ के हिसाब से बनी है और एएस के हिसाब से। ऑडिटर अश्योर करो, किसको, पहले अपने आप को। ऑडिटर अश्योर करो कि बड़ी गलतियां तो नहीं है ना, बड़ी गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से नहीं मानी जाएंगी, लॉ और एएस के हिसाब से। ऑडिटर कहता है मैंने अश्योर कर लिया, क्या अश्योर किया ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गलती नहीं है, तो इसका मतलब बड़ी बड़ी गलतियां नहीं, अलर्ट, बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लॉ और एएस के अकॉर्डिंग है। अश्योर हो ऑडिटर, जी सर मैंने चेक कर लिया, कोई बड़ी गलती। तो फिर जब आप चेक कर चुके हो तो बी पॉइंट पढ़ना, बी पॉइंट पढ़ना। अब अपनी क्या बनाओ, रिपोर्ट बनाओ और रिपोर्ट में लिख दो कि सारा कुछ सही से हुआ है। पहले रिपोर्ट बनानी है, पहले अपने आप को अश्योर करना है, पहले अश्योर करना है फिर रिपोर्ट बनानी है। बच्चों किस बात की अश्योरेंस चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, छोटी गलती। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने केनरा बैंक का ऑडिट किया, केनरा बैंक में सब कुछ मैंने चेक कर लिया, केवल पेटी एक्सपेंसेस में 10-50 हजार की गलती थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सब कुछ सही है या नहीं बोल सकता? एक 10-50 हजार की गलती के लिए मैं नेगेटिव रिपोर्ट थोड़ी ना दूंगा, मैं तो लिखूंगा सब कुछ, छोटी मोटी गलती तो कॉमन फास्ट एक्सेप्टेबल है। पहले अश्योर होना है या पहले रिपोर्ट देनी है? पहले अश्योर। कौन होगा? अच्छा, ऑडिटर अश्योर कैसे होगा? लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ पीएनएल देख के अश्योर हो जाएगा, पीएनएल चेक करके अश्योर होगा, बैलेंस शीट चेक करके अश्योर होगा? पहले यानी अश्योरेंस के लिए उसको चेकिंग करके अश्योर होगा। जब एक बार अश्योर में देखो लास्ट लाइन, अश्योर में या तो पॉजिटिव अश्योर होगा या तो नेगेटिव अश्योरेंस मिलेगी, या तो अश्योर होगा कि सब कुछ सही है या अश्योर होगा कि सही नहीं है। जो भी अश्योर होगा वो अपनी किस में लिख देगा, टू रिपोर्ट ऑन एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय, जैसे एसेस कहते हैं, ऐसे 700 है, वो बताते हैं रिपोर्ट में कैसे लिखना है, जैसे एसेस बोलेंगे वैसे रिपोर्ट में लिख देंगे। क्या बात क्लियर? तो मेरा साथ पहला काम, ऑब्जेक्टिव नंबर ए, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम
मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। अगर आपको मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स तक क्लियर है ना तो ठीक है। पहली क्लास में अगर ये वर्ड्स नहीं भी समझ आते ना, ये लाइंस अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अडेप्ट करने में। आप यहां तक देखोगे, यहां तक क्लियर है। मटीरियल यहां तक अभी के लिए बहुत है। क्या बात क्लियर है? ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड कौन सा है? ऐसे नंबर। अरे भाई स्टैंडर्ड का नंबर लर्न करना है। कौन सा स्टैंडर्ड है भाई? ये देखो बेटा 1.5, 1.4 अभी नहीं उठाया। ऑब्जेक्टिव सेम। हमें क्या ऑब्टेन करना है? रीजनेबल अश्योरेंस। क्या किस चीज पे रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलती जानबूझ के करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? और गलती अनजाने में होती है तो क्या बोलते हैं? एरर। क्या बात क्लियर है? अच्छा, सेकंड बात हमें रिपोर्ट किस चीज पे देनी होती है बताओ? जो भी। और हमें कम्युनिकेशन किसके हिसाब से करना होता है? ऐसे इसके हिसाब से। बच्चों एनालिसिस आपके सामने है। लो एनालिसिस के भी 5 पॉइंट अभी पढ़ देता हूं। बोलो जी रेडी? पहला पॉइंट, सब बच्चे बताओ ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या देना होता है? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट एश्योरेंस से अलग होती है। कोई बताएगा क्यों? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है 100% एश्योरेंस, और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? क्या बात क्लियर? देखो, रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, इट इज बट इट इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। मेरा ऑडिटर ऑडिट करता है, किसके हिसाब से ऑडिट होता है बेटा बताना? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और स्टैंडर्ड्स खुद कहते हैं, स्टैंडर्ड नंबर 200 भी आपने पढ़ा है, स्टैंडर्ड खुद कह रहे हैं ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करो या एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन करो? रीजनेबल एश्योरेंस। क्या बात क्लियर? अच्छा ये बताओ फोर्थ पॉइंट, गलती जानबूझ के होती है या अनजाने में होती है? मिसस्टेटमेंट्स फ्रॉड भी हो सकती है और एरर भी हो सकती है। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल आगे बढ़ती, फोर्थ पॉइंट तक समझ आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट वही सेम बात है। हमारा काम ओपिनियन देना है किसके अकॉर्डिंग? स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। वो फिफ्थ पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा, वो जब मैं डेफिनेशन में वो एंड की लाइन छोड़ रहा था ना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाली अभी छोड़ दो, वही बातें फिफ्थ पॉइंट में लिखी है। नहीं पढ़ पाओ कोई दिक्कत नहीं, फिफ्थ पॉइंट अभी वो मैंने अभी पूरा नहीं कराया ना बेटा, समझ आ रही है ना बात? मैंने ये वाला पोर्शन अभी कहा ना कि नहीं भी समझ आए तो भी चलेगा, है ना? क्लियर? आवाज नहीं आई भाई? चले आगे। चलो एक बार बताओ, डेफिनेशन समझ आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, कमन फास्ट, और तीसरा मेरा डाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट समझ आ गया। क्लियर? सर समरी का तो एक पेज भी नहीं हुआ अभी, मैं बहुत स्लो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन अभी तो एक साइड भी नहीं हुई समरी की। हाँ बहुत स्लो लग रहा है मुझे। हाँ मेरा सवाल, चलो ये टुच्चा टॉपिक कर लेते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी। 10-15 मिनट रह गए हैं तो ये बीच वाला टॉपिक बड़ा टॉपिक है, इसको भी रोक देते हैं, पहले वो लास्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं। रेडी? अच्छा ये बताओ, ऑडिट का क्या कोई रिलेशन होता है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ? मैं बिना पढ़े पूछ रहा हूं, ऑडिटर को अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए? यस या नो? क्यों? क्योंकि चेक तो उसने किसको करना है, और अकाउंट्स के जब उसको खुद को रूल्स नहीं पता होंगे वो चेक क्या करेगा? अच्छा ऑडिटर को लॉ आना चाहिए थोड़ा बहुत? आवाज नहीं आई? आना चाहिए। अच्छा ऑडिटर को टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में टैक्स के प्रोविजंस भी बने होंगे, एग्री? अच्छा ऑडिटर को मैथ्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स की बेसिक नॉलेज, बेसिक बोल रहा। अच्छा वो इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, प्राइस क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है। अच्छा एफएम की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कॉस्टिंग की। आपको ये सब एक मजे की बात देखो, सीए बनने के बाद करना आप सबने ऑडिट है, लेकिन पेपर आपको 6 पढ़ाए जाते हैं। बात को समझना, ऑडिटर को इन सब पेपरों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए। यही बात आपका लास्ट टॉपिक बोल रहा है, 2 मिनट में पढ़ेंगे, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कंसर्न विद तो अ साउंड नॉलेज ऑफ, साउंड नॉलेज का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी नॉलेज या बहुत बढ़िया नॉलेज? साउंड छोटी सी या बड़ी सी? अच्छी खासी नॉलेज। अच्छी का साउंड का मतलब ठीक ठाक नहीं होता, अच्छी खासी होता है। अकाउंट्स की तो
सर मुझे एएस नहीं आते, बाकी सब आता है। ये साउंड नॉलेज होगी? हाँ, ये साउंड नॉलेज होगी। अब जो बच्चे इंटर में आते हैं, जब आप इंटर में जब आए थे, फाउंडेशन से आए, है ना, फाउंडेशन में क्या बढ़िया अकाउंट्स होता था, ओ भाई साहब क्या लड्डू लड्डू चैप्टर। इंटर में आए एएस, अगला एएस 1 हो रहा है, एएस 2 हो रहा है, एएस 3। अब सोच रहे हो यार वो कहाँ वो फाउंडेशन के चैप्टर होते थे, चैप्टर डेप्रिसिएशन, वो अपना जर्नल हो गया, इन्वेंट्री हो गया। मतलब इंटर में आके आपको लगा नहीं कि अकाउंट्स का लेवल चेंज हो गया? फाइनल में क्या चेंज होगा? अभी एएस पढ़े हैं छोटी कंपनीज के लिए, अब फाइनल में इंडेस पढ़ने और मजा आएगा। अकाउंट्स की तो साउंड नॉलेज चाहिए भाई। अगला सवाल, गुड नॉलेज ऑफ, अब देखो यहां मैंने साउंड नहीं बोला, मैंने क्या बोल दिया? गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉस। आगे टैक्सेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को, तभी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आएंगी, उसे ये तभी पता लगेगा कि लॉस फॉलो हुए या नहीं हुए। लॉ की गुड नॉलेज चाहिए, साउंड नॉलेज नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ऑडिटर हैज टू इंटरैक्ट विद लॉट ऑफ पर्संस। ऑडिटर बहुत लोगों से मिलता है रोज, एग्री? फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन, बहुत लोगों से मिलता है और उनसे क्या लेता है? इंफॉर्मेशन लेता है, जानकारी। एंड मेकिंग इंक्वायरीज, सो ही शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लोगों से बात करना आना चाहिए, लोगों से कॉमन फास्ट बात करना आना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने प्रैक्टिस को कभी नहीं सोचा कि मुझे सीए प्रैक्टिस में जाना है, क्योंकि आई पर्सनली आई एम वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सन। मैं क्लास में जितना मर्जी बात कर लो तुम लोगों से, क्लास के बाद अब तुमसे दोस्ती हो जाएगी मेरी, तुमसे बात करूंगा, नए बच्चे से मैं बात भी नहीं कर सकता। आई एम अ शाय काइंड ऑफ पर्सन। मैं लोगों से इंफॉर्मेशन कैसे निकलवाऊंगा? मुझे तो बात ही करने में शर्म आती है लोगों से। हर बंदा, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट। आई एम अ काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट पर्सन। आप में से कुछ लोग मेरे जैसे होंगे इंट्रोवर्ट, लेकिन आपको अगर अच्छा ऑडिटर बनना है तो एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों से बात भी करनी है और इंफॉर्मेशन भी निकलवानी है। गुड ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए। है आप में वो टैलेंट? बहुतों में होगा। हाँ, नेक्स्ट सवाल, जिसमें नहीं होगा वो भैया प्रैक्टिस में मत जाए, वो जॉब में ही चला जाए। एग्री? नेक्स्ट सवाल, ही यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैट्स की भी नॉलेज चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? आपने स्टैट्स में बहुत पढ़ा था, सैंपलिंग। सैंपलिंग मैथ्स में थी, स्टैट्स में थी? मैथ्स स्टैट्स एक ही पेपर था सर, उसी में था। अला वैल्यू ही नहीं है, बेड़ा करके। हमने बीकॉम ऑनर्स किसी ने नहीं करी आप में से? बीकॉम ऑनर्स में बिजनेस मैथ्स का पेपर अलग होता है, बिजनेस स्टैट्स का पेपर अलग होता है, अलग अलग किताबें होती है मोटी मोटी सी। हाँ अच्छा, आगे होगा वो, लेकिन सैंपलिंग स्टैट्स का पार्ट है। स्टैट्स में बहुत इलैबोरेट होती है सैंपलिंग। तो ऑडिटर को देखो, हम सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग के लिए हमें स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज चाहिए। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑडिटर टू बी फेमिलियर विद ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। व्हाट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट? बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स सुना है? एक मैक्रो होती है और एक माइक्रो होती है। हमें मैक्रो ज्यादा क्लियर होनी चाहिए या माइक्रो? मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो कौन सी होगी? माइक्रो। मुझे देश की इकोनॉमिक्स से क्या लेना? मेरी बात समझ आ रही है? मुझे माइक्रो की नॉलेज होनी चाहिए। आगे, ऑडिटर को एफएम के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। व्हाट इज एफएम? एफएम के कुछ कंसेप्ट्स बोल रहा हूं मैं आपके सामने। फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल, रेशियो एनालिसिस। ऑडिटर को इन सब के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज होनी चाहिए। एफएम पढ़ा तो नहीं अभी? एफएम की नॉलेज ये पढ़ लोगे, ये सब कुछ पढ़ोगे आप एफ पॉइंट में, जो मैंने वर्ड्स पढ़े हैं सारे एफएम में पढ़ोगे। ऑडिटर को ईडीपी ऑडिटिंग की पता होना चाहिए। ईडीपी मतलब साइबर ऑडिट, ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बेटा जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, आज बैंकों में, क्या बैंकों में सब कुछ ऑनलाइन हो गया? तो वहां पे अगर तुम्हें बैंक ऑडिट पे भेजेंगे तो तुम्हें कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज। हर बच्चा ध्यान रखे, सीए बनने के बाद जल्दबाजी नहीं करनी। सीए बनोगे, इंस्टीट्यूट का एक पेपर होता है, आजकल उसको डीसा या सीसा कुछ भी बोल सकते हैं। आईएसए मैं बोल देता हूं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी हो सकता है। पेपर का नाम मैंने आपको अल्फाबेट बता दिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इस पेपर में क्या होता है, आप लोगों को साइबर ऑडिट्स
किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर कैसे चेक करते हैं, हार्डवेयर कैसे चेक करते हैं, ये सिखाया जाता है। आज बिजनेस सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, एग्री? तो आप लोगों को कॉमन फास्ट, हाँ आप सीख लोगे आर्टिकलशिप में, आप आर्टिकलशिप में ये ऑडिट सीख लोगे, लेकिन मजे की बात सुनो, बैंक का ऑडिट अगर करना है, अगर बैंक का ऑडिट करना है तो सीए के साथ आईएसए जो पेपर है, जो मैं अभी पेपर का नाम ले रहा हूं, वो पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। और मैं बोलूंगा आपने बैंक ऑडिट करना है या नहीं, छोड़ो, आप सबके पास आईएसए की डिप्लोमा या पेपर जो भी उसकी वैल्यू है, वो पेपर 6 महीने का होता है या 3 महीने का, जितने दिन का भी होगा, उसकी पढ़ाई जरूर करना। आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आपको कभी किसी, जब तक आप सीए बनोगे, क्या आईटी और ऑनलाइन का ट्रेडिशन कम हो जाएगा या और बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा। क्या बात क्लियर? तो मेरा सर सीए तो होने दो पहले, मैंने बोला ना सीए होने के बाद, सीए तो हो ही जानी है, तो ईडीपी ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, मुझे क्लाइंट का बिजनेस ही समझ नहीं आएगा तो मैं चेकिंग क्या करूंगा? मुझे कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे बिजनेस की मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, मैंने इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगाया। ये रहा टॉपिक 1.4, ये आप खुद रीड कर सकते हो, मैंने समझा दिया, रीड योरसेल्फ, ओके? कुछ नहीं है इसमें, ग्रुप में शेयर करवा देंगे बुक आपको, ये वाली, क्लियर? आपको समरी मिल गई है। तो मेरा डाउट, आइए आज की क्लास को बस रैप अप करेंगे रिवाइज करके। मेरा डाउट, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, लेट्स रिवाइज। ऑडिट इज एन ऑफ whether profit oriented or irrespective of its size, or when such an examination is conducted with a view to express an, बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी पॉइंट, ऑडिटर तो क्या देता है? अपना ओपिनियन देता है, एग्री? उसे देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे, उसके लिए 4 पॉइंट है यहां पे। अकाउंट्स एंट्री के बेसिस पे बने हैं, कोई एंट्री इंफॉर्मेशन ठीक से क्लासिफाई हुई है, डिस्क्लोज हुई है, डिस्क्राइब हुई है। चौथा पॉइंट, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव 2 हैं, ऐसे 200 के हिसाब से। ऑडिटर पहले रीजनेबली श्योर हो जाओ कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है ना, और फिर ये बात अपनी रिपोर्ट में लिख के बता दो हमें। ऑडिटर का क्या बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कोई रिलेशन है? जी सर, ऑडिट का लगभग सब सब्जेक्ट्स के साथ ही रिलेशन है। मेरा डाउट, अब आपकी डाउट, कुछ आप भी बोलो, क्या पूछना है आपने? मुश्किल लग रहा है ऑडिट? बोरिंग है? देखो यार, बोरिंग आप कह सकते हो है, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, आप कह सकते हो है। अगर इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो क्लास में 2 घंटे होने वाले। मैंने जिस पिच से शुरू किया था, मेरी एनर्जी लेवल कम हुआ, आपका एनर्जी लेवल हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो पेपर बोरिंग है। हम क्लास में ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा मजाक करेंगे तो हो जाएगा। क्या बात क्लियर? सर पेपर कैसा आता है ऑडिट का? 30 नंबर के एमसीक्यू, एग्री? बाकी पेपर डायरेक्ट है या केस स्टडीज है? एनी आइडिया? डायरेक्ट या केस स्टडीज? मेरा भी आज के लिए कोई क्वेश्चन सर? नहीं, अभी नहीं क्वेश्चंस, अभी थोड़ा सा स्टार्ट तो करने दो। नहीं, इसमें टाइम लगेगा। देखो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कैसा लग रहा है? डायरेक्ट है केस स्टडी है? सेकेंड, अंदर की बात बताऊं, बता दूं, ये देखने में केस स्टडी होते डायरेक्ट है। वो ना लंबी सी सिचुएशन दे देगा, समझ रहे हो? लंबी सी सिचुएशन दे देगा, एंड में जाके ना वो डायरेक्ट बात करेगा। मैं अभी ये बात आपको समझा थोड़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लेकिन देखना ऑडिट में ये लॉ की तरह नहीं है क्वेश्चन। लॉ में तो प्रॉपर एक केस स्टडी होती है, सिचुएशन होती है। यहां वो केस स्टडी सिचुएशंस, एमसीक्यू में तो केस स्टडीज होती हैं, बट यहां पे पेपर में ये केस स्टडीज देखने को केस स्टडीज हैं, लेकिन हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट।
पेपर सारा ही लंबे लंबे क्वेश्चनों से भरा हुआ है। सारा पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अब बच्चे इसको देख के कह रहे अकाउंट्स का पेपर तो नहीं आ गया भाई। नहीं, अंडरस्टैंडिंग है इसमें, कुछ डायरेक्ट लग रहा है आपको अभी तक? एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट दिख ही नहीं रहा। सारा पेपर ही क्या लग रहा है? केस स्टडीज। मुश्किल नहीं है बच्चों। अभी इस तरह के क्वेश्चन हैं, मैं तो सजेस्ट कर, मैंने जो बात बोली मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ लोग सहमत हैं कि 2 क्वेश्चन रोज करने चाहिए अपन को। आज के दिन नहीं दे रहा कोई क्वेश्चन, क्योंकि अभी खास हमने पढ़ा नहीं है, आपके पास बुक्स भी नहीं आई हैं भाई। लर्न करने के लिए बुक्स तो चाहिए ना। 1-2 दिन रुक जाते, थोड़ा मैं पढ़ा भी दूं, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे पास कराने को। आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, 2-3 मिनट बचे हैं। कोई आपका डाउट रह गया हो तो। थोड़ा क्लियर करना। एसेस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है, ये इंटरनेशनली, देखो यहां देखो, ये टॉपिक आगे आना है वैसे, लेकिन चलो आपने पूछा तो देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। देखो, जैसे ऑडिट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए हैं, और भी कुछ तरह की सर्विसेज ऑडिटर देते हैं। रिव्यू कर रहे हैं तो ये वाले स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कोई और अश्योरेंस दे रहे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। मेरा सवाल, ये स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं? मेरा डाउट, बच्चे इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंस्टीट्यूट मेंबर है, मेरे माइंड से एकदम वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्किप कर गया, IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है। इंस्टीट्यूट इसका मेंबर है, ICAI इसका मेंबर, IFAC का। IFAC ने का वर्ल्ड में, जब ये 2008 में अपना USA में भी एक स्कैम हुआ था, एनरॉन का स्कैंडल हुआ था शायद, मतलब इंटरनेशनली बहुत स्कैम्स हुए थे USA में, तो ना इन लोगों को लगा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग होने चाहिए। IFAC वालों को लगा, इन्होंने ऑडिट के नए स्टैंडर्ड्स बनाए, नाम रखा ISA, और इंडिया को बोला आप भी अडॉप्ट करो इनको। तो इंडिया में CA इंस्टीट्यूट के पास AASB होती है एक बॉडी, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये ICA के अंडर काम करता है। इसका काम होता है, इसने क्या किया, ISA को पढ़ा और जो चीज इंडिया में सूट नहीं कर रही थी उसको काटा और बाकी को इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसे बने ये एसेस। तो ये तरीका है इसका। बाकी बात जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो और एलैबोरेट करूंगा। और कोई डाउट किसी का? कुछ पूछ लो आप लोग। सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्लास में कराओगे क्या? ना, एमसीक्यू की कोई प्रैक्टिस होती है क्या? कौन बनेगा करोड़पति खेलना है क्या क्लास में? कौन से ऑप्शन पे क्लिक करूं? देयर विल बी एम्पल एमसीक्यूज, पर मैं तो एमसीक्यूज, मेरे से अगर आप पूछोगे, मैं एमसीक्यूज पसंद ही नहीं करता फ्रैंकली स्पीकिंग। एमसीक्यूज आपको लगते हैं आसान होते हैं, ICAI के एमसीक्यूज जब आप देखेंगे ना तो अंडरस्टैंड कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बहुत ज्यादा ना बच्चे। एमसीक्यू मैं तो ये बोलता हूं, मान लो मैंने तुम लोग को 1000 एमसीक्यूज दे भी दिए, क्या मैंने जो दिए वही आएंगे? तो एमसीक्यू ज्यादा करने से अच्छा तो कंसेप्ट्स को क्लियर करो अपने, कि एमसीक्यू कुछ भी आ जाए मैं एमसीक्यूज दूंगा, बुक में एमसीक्यूज होंगे बहुत सारे, लेकिन एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस के लिए करना, बट उससे ज्यादा अपने कंसेप्ट्स को
क्लियर करो। ठीक है जी, करें वाइंड अप आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अलविदा सबको। दैट्स ऑल बेटा, बाय टू ऑल। ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे भी मिलके आगे बात करती है। बच्चे ऑफिशियल बातें मैनेजमेंट को पता होती है, वो आ जाएगा टाइम टेबल ग्रुप में। ठीक है।